रेड लीफ टाउन, स्लम, द एन्चांटेड बार। इस समय गॉड्स डोमेन में दिन का समय था। अधिकांश खिलाड़ी मैदानों में अपने कौशल को निखारने में लगे हुए थे, इसलिए बार में बहुत कम खिलाड़ी मौजूद थे। हालांकि इस समय बार के कोने में उच्च स्तरीय उपकरणों से लैस 10 से अधिक व्यक्ति बैठे थे। इन 10 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक घातक माहौल था, और उनमें से प्रत्येक की निगाहें किसी विषैले सांप की तरह तीखी थीं, जिससे दूसरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन व्यक्तियों की उपस्थिति ने अन्य खिलाड़ियों को उनसे उचित दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें एक एक करके बार से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार उपस्थित अन्य खिलाड़ियों के अलावा केवल ये 10 से अधिक व्यक्ति ही बार में रह गए। इन खिलाड़ियों के सबसे बाहरी किनारे पर घनी भौहों वाला एक व्यक्ति बैठा था। वह मार्शल यूनियन का पूर्व कप्तान आयरनस्वॉर्ड लान था। इस समय आयरनस्वॉर्ड लान ने मार्शल यूनियन का गिल्ड प्रतीक चिन्ह नहीं पहना हुआ था, जिसका अर्थ था कि वह अब मार्शल यूनियन का सदस्य नहीं था। आयरनस्वॉर्ड, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी ही बदौलत अनस्टेबल डेवस्टेशन ने मेरी इच्छा के अनुसार काम किया है। वापस लौटने पर मैं तुम्हारे प्रयासों का श्रेय तुम्हें दूंगा। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, देर सवेर तुम भी एब्सोल्यूट हेवन के समान हो जाओगे, जो अंडरवर्ल्ड का एक बाहरी सदस्य है। मेज के शीर्ष पर बैठे साउथ वुल्फ ने आयरनस्वॉर्ड लान की प्रशंसा की। धन्यवाद लॉर्ड साउथ वुल्फ, आपके समर्थन के लिए। मैं संगठन द्वारा दिए गए सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। आयरनस्वॉर्ड लान ने अत्यंत उत्साह से भरे चेहरे के साथ आदरपूर्वक कहा। जब से एब्सोल्यूट हेवन ने उसे साउथ वुल्फ के लिए सिफारिश की थी, तब से आयरनस्वॉर्ड लान को एहसास हुआ कि उसका पिछला रूप एक कुएं के मेढक जैसा था। उसके पिछले रूप को ईश्वर के क्षेत्र की गहराई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ईश्वर के क्षेत्र से जुड़े हित इतने विशाल थे कि वह उन्हें समझ ही नहीं सकता था। अगर वह अंडरवर्ल्ड जैसे रहस्यमय संगठन के संपर्क में न आता, तो उसे इस विशाल रहस्य के बारे में बिल्कुल भी पता न चलता। आयरनस्वॉर्ड लान को जब इस रहस्य के बारे में पता चला तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। इस भयावह रहस्य को स्वीकार करने में उसे 10 मिनट से अधिक का समय लगा। उसने इस बात का जश्न मनाया कि वह निष्फल मार्शल यूनियन को पीछे छोड़कर अंडरवर्ल्ड का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ईश्वर का क्षेत्र ऐसी जगह नहीं थी जहां मार्शल यूनियन जैसी मामूली गिल्डें मौज मस्ती कर सकें। यहां तक कि तीसरे दर्जे की गिल्डें भी कभी भी नष्ट हो सकती थीं। केवल दूसरे दर्जे या उससे ऊपर की गिल्डें, जिनका मजबूत इतिहास हो, ईश्वर के क्षेत्र में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थीं। यदि आयरनस्वॉर्ड लान अंडरवर्ल्ड का बाहरी सदस्य बन जाता तो वह भविष्य में चिंतामुक्त जीवन जी सकता था। उस समय वार्षिक वेतन मिलना उसके लिए मामूली बात होती। अंडरवर्ल्ड का बाहरी सदस्य बनने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह रुतबा और अधिकार था जो इस पद के साथ आता था। वह शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों के बराबर हो जाता। यही वह सपना था जो उसने हमेशा देखा था। चलिए ये फैन से निपटने के तरीके पर चर्चा शुरू करते हैं। अनस्टेबल डेवस्टेशन द्वारा उसकी बदनामी करने के कारण ये फैन की प्रसिद्धि जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगला कदम है जेंटल स्नो के साथ उसके संबंधों को तोड़ना। फिर अंततः ये फैन को करारा प्रहार देकर हम उसे ईश्वर के क्षेत्र से पूरी तरह गायब कर देंगे। जब साउथ वुल्फ को शी-फैन के घमंडी शब्द याद आए तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनमें एक ठंडी चमक आ गई। वह चाहता था कि शी-फैन से तुरंत छुटकारा पा ले, लेकिन यंग मास्टर फैंग ने उसे आदेश दे दिया था और उसकी सहायता के लिए अंडरवर्ल्ड गार्ड्स की एक टुकड़ी भी भेज दी थी। इसलिए साउथ वुल्फ के पास शी-फैन के साथ धीरे धीरे खेलकर अपना गुस्सा निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय इतने समय तक मौन रहे परम स्वर्ग ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, ये फैंग और जेंटल स्नो के बीच संबंध तोड़ना बहुत आसान होगा। समस्या यह है कि हम ये फैंग से कैसे निपटेंगे। अभी अभी हमें जो फुटेज भेजा गया है उससे मुझे लगता है कि सभी ने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि वह कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि सैकड़ों खिलाड़ी भी ये फैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी उस भयानक आक्रमण शक्ति को कौन रोक सकता है। पिछली बार जब मैंने उससे मुकाबला किया था तो मैं उसके कुछ वार झेल पाया था, लेकिन अगर अब मेरा सामना उससे होता है तो शायद मुझे भागने का मौका भी न मिले। सीधे मुकाबले की बात करें तो वह मुझे 2-3 चालों में ही मार सकता है। अभी ये फैंग से निपटना, हमारे पास तभी मौका होगा जब हमारे पास उसे घेरने के लिए 10 या उससे अधिक शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ हों। लेकिन हमें इतने विशेषज्ञ कहाँ से मिलेंगे? स्वाभाविक रूप से मैं ये समझता हूँ। यही कारण है कि हमें ये फैंग से निपटना होगा। उसके पास एक एपिक रैंक का आइटम है, इसलिए उसकी ताकत बहुत अधिक है। हालांकि सिर्फ इसी वजह से हमारी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए।
उसने तो बस मार्शल यूनियन जैसे कुछ कमजोर लोगों को ही हराया था। हालांकि अंडरवर्ल्ड गार्ड्स ये फैंग जितने सक्षम नहीं है, फिर भी हम वही कर सकते हैं। हमारे पास बस आक्रमण शक्ति की कमी है। शुद्ध तकनीक की बात करें तो अंडरवर्ल्ड गार्ड ये फैंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसके अलावा युवा स्वामी फैंग ने विशेष रूप से हमारी सहायता के लिए अंडरवर्ल्ड गार्ड्स की एक पूरी टुकड़ी भेजी है। अंडरवर्ल्ड गार्ड्स की टुकड़ी के सामने भले ही ये फैंग के पास एपिक रैंक का आइटम हो, वह फिर भी बेबस होगा। इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, साउथ वुल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तो बस एक मामूली किरदार है जिसे किस्मत का साथ मिल गया। अगर यंग मास्टर फैंग का आदेश न होता तो मैं ही उससे निपटने के लिए काफी होता। हमारी पूरी टोली को कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, फ्लाइंग रैट नाम के एक 9वें स्तर के हत्यारे ने अपनी कटार से खेलते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा। फ्लाइंग रैट ने 8वें स्तर का रहस्यमयी लोहे का सेट ब्लड डॉन पहना हुआ था। बस करो उड़ने वाले चूहे, ये फैंग में कुछ तो काबिलियत है, वरना युवा स्वामी फैंग हम सबको यहाँ नहीं बुलाते। दक्षिण भेड़िया, अगर तुम्हें कोई काम हो तो हमसे संपर्क करना, अंडरवर्ल्ड गार्ड्स पूरे दिन खाली नहीं रहते। उच्च अधिकारियों ने हमें कल तक लेवल 10 तक पहुंचने का आदेश दे दिया है, वरना वे हमें अंडरवर्ल्ड गार्ड्स से निकाल देंगे। इसलिए हम अभी लेवल बढ़ाने जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड गार्ड्स के इस समूह के नेता मिंगशा ने कहा। मिंगशा का शरीर विशाल था और वह 40 वर्ष से अधिक आयु का एक गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था। उसके पूरे शरीर से हत्या की मंशा झलकती थी और यहाँ तक कि परम स्वर्ग भी इस व्यक्ति से भयभीत था। ये तो स्वाभाविक ही है, भला मैं बड़े भाई मिंगशा का कीमती समय कैसे बर्बाद कर सकता हूं? साउथ वुल्फ ने आदरपूर्वक कहा। अंडरवर्ल्ड संगठन में अंडरवर्ल्ड गार्ड्स का स्थान अपेक्षाकृत ऊंचा था क्योंकि वे अंडरवर्ल्ड की मूल शक्ति थे। सामान्यतः अंडरवर्ल्ड गार्ड्स केवल गिल्ड लीडर या वरिष्ठों के आदेशों का पालन करते थे, लेकिन यंग मास्टर फैंग की बात करें तो वे संगठन में वरिष्ठ भी नहीं थे। अंडरवर्ल्ड में उनकी थोड़ी विशेष स्थिति के कारण ही वे अंडरवर्ल्ड गार्ड्स को संगठित कर सकते थे। यदि कोई और होता तो अंडरवर्ल्ड गार्ड्स उस पर ध्यान नहीं देते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर शी फैंग पहले ही टाउन हॉल में प्रवेश कर चुका था। महाराज, मैं आज आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? एक सजी धजी महिला कर्मचारी पास आकर शी फैंग से पूछने लगी। मैं टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग करने की अनुमति को सक्रिय करना चाहता हूँ, शी फैंग ने कहा। ईश्वर के क्षेत्र में खिलाड़ी को टाउन हॉल में आने और टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने की योग्यता तभी मिलती थी जब वह लेवल 10 पर पहुंच जाता था। टेलीपोर्टेशन गेट अत्यंत मूल्यवान थे और उनके रखरखाव के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। हर कोई इनका उपयोग नहीं कर सकता था। मैं समझ गया, कृपया मेरे पीछे आइए। इसके बाद शी फैंग नगर पालिका के मुख्य कार्यालय में पहुंचा। सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे एक नया पहचान पत्र मिल गया। इसके साथ वह टेलीपोर्टेशन गेट का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। हालांकि उसे हर बार उपयोग करने पर शुल्क देना पड़ता था। सामान्यतः एक कस्बे से दूसरे शहर में टेलीपोर्ट करने पर एक चांदी का सिक्का लगता था। वहीं शहरों के बीच टेलीपोर्ट करने पर थोड़ा अधिक खर्च आता था और दूरी के अनुसार शुल्क बदलता रहता था। व्हाइट रिवर सिटी से निकटतम शहरों में से किसी एक में टेलीपोर्ट करने पर कम से कम 20 चांदी के सिक्के लगते थे। वहीं व्हाइट रिवर सिटी से राजधानी स्टार मून सिटी में टेलीपोर्ट करने पर लगभग एक सोने का सिक्का लगता था। नतीजतन आम खिलाड़ियों के पास शहरों के बीच यात्रा करने के लिए इन टेलीपोर्टेशन गेट्स का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए आम खिलाड़ी आमतौर पर लेवल बढ़ाने के लिए अपने शहरों के आसपास ही रहते थे। वे ग्राइंडिंग या क्वेस्ट करने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाते थे। बेशक वे पैदल चलकर भी दूसरे शहरों तक जा सकते थे, लेकिन इतनी दूरी तय करने में उन्हें कम से कम कुछ दिन लग जाते। जब शी फैंग रेड लीफ टाउन के टेलीपोर्टेशन हॉल में पहुंचा तो वहां कोई खिलाड़ी नहीं था। केवल कुछ लेवल 100 के एलीट गार्ड इधर उधर घूम रहे थे। वास्तव में शी फैंग का इरादा इतनी जल्दी व्हाइट रिवर सिटी जाने का नहीं था। हालांकि अनस्टेबल डेवस्टेशन के कारण मचे बवाल के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। भविष्य में अपने गिल्ड को विकसित करने के लिए उसके पास अपनी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और अभी कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। साहसी टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने के लिए आपको एक चांदी का सिक्का देना होगा, टेलीपोर्टेशन गेट की रखवाली कर रहे जादूगर ने शी फैंग को सूचित किया। शी फैंग ने बिना किसी झिझक के शुल्क का भुगतान किया और टेलीपोर्टेशन गेट की ओर चल पड़ा। श्वा शी फैंग रेड लीफ टाउन के टेलीपोर्टेशन हॉल से गायब हो गया। उसी समय स्टार मून किंगडम में एक सूचना की घंटी बजी।
स्टार मून किंगडम क्षेत्र प्रणाली की घोषणा। स्टार मून किंगडम में किसी शहर में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर ये फैन को बधाई। उन्हें व्हाइट रिवर सिटी में 20 प्रतिष्ठा अंक और व्हाइट रिवर सिटी के मानद नागरिक का खिताब दिया गया है। इस सूचना के सामने आते ही स्टार मून किंगडम के सभी खिलाड़ियों में दहशत फैल गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। फिलहाल मार्शल यूनियन के खिलाड़ी क्लियर वाटर टाउन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। क्लियर वाटर टाउन रेड लीफ टाउन के सबसे नजदीक का कस्बा था और वहां खिलाड़ियों की संख्या लगभग 5 से 6 हजार थी। हा। हालांकि हमें अपना ठिकाना बदलने में भारी नुकसान होगा, लेकिन हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये फैंग, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो पूरी तरह से धूमिल हो गई है। हर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम भगवान के क्षेत्र में कैसे घुल मिलोगे और अब तुम्हारी टीम में कौन शामिल होने की हिम्मत करेगा। अनस्टेबल डेवास्टेशन फोरम पोस्ट पढ़ते हुए हंसे बिना नहीं रह सका। शुरू में मार्शल यूनियन के बाकी सदस्य दूसरे शहर में जाने को लेकर उदास थे। हालांकि शी फैन की प्रसिद्धि को पूरी तरह से बर्बाद होते देखने के बाद उनका मूड काफी बेहतर हो गया। स्टार मून किंगडम क्षेत्र प्रणाली की घोषणा। स्टार मून किंगडम में किसी शहर में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर ये फैन को बधाई। उन्हें व्हाइट रिवर सिटी में 20 प्रतिष्ठा अंक और व्हाइट रिवर सिटी के मानद नागरिक का खिताब दिया गया है। यह क्या है? सिस्टम की इस घोषणा को सुनकर अनस्टेबल डेवास्टेशन सदमे से जम गया। 5 से 6 सेकंड बीतने के बाद उसे होश आया और उसके मन में तुरंत कई सवाल उठने लगे। शी फैंग इतनी जल्दी लेवल 10 तक कैसे पहुंच गया? लेवल 9 से लेवल 10 तक पहुंचने के लिए आवश्यक EXP, लेवल 8 से लेवल 9 तक पहुंचने के लिए आवश्यक EXP से कई गुना अधिक था। यहां तक कि शीर्ष स्तर के गिल्डों में भी सबसे असाधारण खिलाड़ी अभी केवल लेवल 9 के 70% के आसपास ही थे। फिर भी शी फैंग पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुका था। इसका मतलब ये भी था कि शी फैंग ने उन्हें घेरने से पहले ही लेवल 10 हासिल कर लिया था। एक स्वतंत्र खिलाड़ी के लिए इस तरह की लेवलिंग गति अकल्पनीय थी। बॉस अनस्टेबल, अच्छी खबर नहीं। फोरम पर ये फैन के बारे में एक नई पोस्ट आई है और यह ये फैन के प्रति हर तरह के सम्मान और समर्थन से भरी हुई है। अनस्टेबल डेवास्टेशन ने जल्दबाजी में आधिकारिक मंच खोल दिए। इस समय उनके अधीनस्थ द्वारा उल्लिखित पोस्ट पहले ही फोरम पर शीर्ष स्थान पर पहुंच चुकी थी, जिसका शीर्षक था व्हाइट रिवर सिटी का नंबर 1 खिलाड़ी। देखते ही देखते इस पोस्ट की लोकप्रियता अनस्टेबल डेवास्टेशन द्वारा पहले सबमिट की गई पोस्ट से कहीं अधिक हो गई। इस पोस्ट में शी फैंग की व्हाइट रिवर सिटी में नंबर 1 खिलाड़ी बनने की उपलब्धि के अलावा कई अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया था। यहां तक कि शी फैंग द्वारा मार्शल यूनियन के सैकड़ों खिलाड़ियों के नरसंहार का वीडियो भी अपलोड किया गया था। वीडियो में शी फैंग ने अकेले ही लगभग 100 खिलाड़ियों को मार डाला था, जबकि उसने वहां मौजूद मार्शल यूनियन के सैकड़ों खिलाड़ियों को डरा दिया था। शी फैंग के इस दबंग रवैये के कारण कई खिलाड़ी उसकी पूजा करने लगे थे। हालांकि फुटेज कुछ ही सेकंड का था, लेकिन 100 बार देखने के बाद भी कोई इससे उबता नहीं। शी फैंग की बिजली की गति से बचने की तकनीक और युद्ध कौशल विशेष रूप से देखने और सीखने लायक थे। इससे पहले कई लोगों ने शी फैंग के बारे में तीखी आलोचना करते हुए लिखा था कि उसने फुटेज में हेरफेर किया है और उसका इतना शक्तिशाली होना असंभव है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि शी फैंग एक धोखेबाज, विश्वासघाती और नीच व्यक्ति है, जिसकी हद तो होनी ही चाहिए, यहां तक कि रिश्तों को तोड़ने में भी। इन लोगों ने दूसरों को ऐसी चालों में न फंसने की चेतावनी दी और दावा किया कि शी फैंग जैसे लोग प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। हालांकि बहुत जल्द ही लोग शी फैंग के समर्थन में खड़े होने लगे। इन सभी लोगों ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था और दूसरों की तुलना में उन्हें अधिक जानकारी थी। इसके अलावा ईश्वर के क्षेत्र में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को फोटोशॉप नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये वीडियो मुख्य ईश्वर प्रणाली की निगरानी में थे। इसलिए कानून ने ईश्वर के क्षेत्र में रिकॉर्ड किए गए वीडियो और हस्ताक्षरित अनुबंधों दोनों को मान्यता दी। तुरंत ही शी फैंग की निंदा करने वाले लोग अचानक चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे बिना सोचे समझे परेशानी पैदा करते रहे तो वे केवल मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसी बीच कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने मामले की सच्चाई बताई। ये बेवकूफ सिर्फ इसलिए दूसरों को बदनाम करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की बेहतर जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं रेड लीफ टाउन का खिलाड़ी हूं और मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी है। यहां तक कि मार्शल यूनियन भी ये फैन के सामने बेबस थी। क्या आपको लगता है कि उसे उस निकम्मे की मदद की जरूरत पड़ेगी? ये हारे हुए लोग वो थे जिन्होंने ये फैन द्वारा दिए गए इनाम को स्वीकार किया था और उन्होंने ये फैन को सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि उन्हें मार्शल यूनियन के बदले की कार्रवाई का डर था। मैंने भी इसके बारे में सुना है। वे लोग समाज के सबसे नीच लोग हैं।
मार्शल यूनियन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए वे अपने ही टीम लीडर को मारने तक को तैयार थे। वहीं ये फैंग ने उन सभी को मार डाला क्योंकि वह चुपचाप बैठकर यह सब नहीं देख सकता था। अब इन लोगों ने न केवल अपने किए पर पछतावा नहीं किया बल्कि ये फैंग को दोषी ठहराने की पहल भी की। वे सचमुच बेहद नीच हैं। हा, उन लोगों को करारा तमाचा पड़ा। ये फैंग मार्शल यूनियन के सैकड़ों खिलाड़ियों को डराकर रोक सकता है। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम भगवान रैंक वाले विशेषज्ञ के साथी बनने के लायक हो? तुम ये फैन की मदद करने का दावा करने की हिम्मत भी करते हो? क्या तुम्हारा घटियापन कभी ठीक नहीं होगा? आप लोग ये फैन की महानता को नहीं जानते। बस उसके एक शब्द से ही मार्शल यूनियन के सभी सदस्य रेडलीफ टाउन से गायब हो गए। अब सड़कों पर मार्शल यूनियन का एक भी खिलाड़ी नजर नहीं आता। ये फैन वाकई बहुत महान है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। भगवान के समान दर्जा प्राप्त विशेषज्ञ से यही उम्मीद थी। जब भगवान थप्पड़ मारते हैं तो उन सभी नफरत करने वालों को खुद को अलग करना पड़ेगा। अनस्टेबल डेवस्टेशन पोस्ट पर आए जवाबों को पढ़ते ही अवाक रह गया। बड़ी मुश्किलों के बाद ही वह शी फैंग पर झूठे आरोप लगा पाया था। लेकिन अंत में बिना कुछ कहे ही शी फैंग ने एक ही सिस्टम अनाउंसमेंट से अपनी स्थिति सुधार ली। उसने न सिर्फ समस्या का समाधान किया बल्कि अपनी प्रसिद्धि को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जहां तक फायर डांस के साथियों की बात है, जब उन्होंने सिस्टम की घोषणा और फोरम पोस्ट देखी तो उनके चेहरे के भाव बेहद विकृत हो गए। यहां तक कि पछतावे से उनकी आंतें भी हरी हो गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग इतना शक्तिशाली होगा। अगर उस समय वे फायर डांस के साथ शी फैंग की टीम में शामिल हो जाते तो कितना अच्छा होता। इसके बजाय अब उन्हें दूसरों द्वारा तिरस्कृत और अपशब्दों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शी फैंग के हाथों उनकी मृत्यु के कारण उनका स्तर भी गिर गया है। वे अब औसत खिलाड़ियों के बराबर भी नहीं रह गए हैं। उस समय उन्होंने मार्शल यूनियन के प्रतिशोध से बचने के लिए ही ऐसा किया था। लेकिन अंततः मार्शल यूनियन को रेडलीफ टाउन से निर्वासित कर दिया गया, इसलिए वे उनके खिलाफ प्रतिशोध लेने में सक्षम ही नहीं रहे। इस अंत ने उन्हें खालीपन और हताशा से भर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना था? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच इस घटनाक्रम से सिर्फ अनस्टेबल डेवस्टेशन ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से साउथ वुल्फ और अंडरवर्ल्ड गार्ड्स भी हैरान रह गए। क्या ये फैन की प्रगति की गति कुछ ज्यादा ही तेज नहीं थी? साउथ वुल्फ गुस्से से लगभग खून थूकने ही वाला था। अब जब शी फैंग शहर में प्रवेश कर चुका था तो उसकी पिछली विस्तृत योजना बेकार हो गई थी। उसे फिर से बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब जेंटल स्नो, जो इस समय लेवल 10 के मॉन्स्टर एरिया में थी, को इस खबर का पता चला तो वह काफी देर तक गहरी सोच में डूबी रही। मैंने उसे बिल्कुल कम आंका था। हालांकि मेरा लेवल पहले से ही काफी ऊंचा है, फिर भी लेवल 10 तक पहुंचने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इन 5 से 6 घंटों के दौरान व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद ये फैंग हमारे लेवल के अंतर को और भी बढ़ा सकता है, जेंटल स्नो ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। सभी को पता था कि सभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स में एक बात समान थी, उपलब्ध संसाधन सीमित थे। प्रत्येक क्षेत्र में सीमित मात्रा में ही विकास संसाधन उपलब्ध थे। निस्संदेह किसी व्यक्ति के पास जितने अधिक संसाधन होंगे उसकी विकास गति उतनी ही अधिक होगी। शहर में उपलब्ध संसाधनों की बात करें तो निस्संदेह जितनी जल्दी कोई शहर में प्रवेश करेगा उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। शहर में कई उच्च स्तरीय मिशन उपलब्ध थे। टेलीपोर्टेशन गेट्स की मौजूदगी से लेवल बढ़ाने वाले क्षेत्रों तक तेजी से यात्रा करना संभव था। इसलिए दूसरों से पहले शहर में प्रवेश करके कोई भी लेवल बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्रों पर जल्दी से कब्जा कर सकता था। शहर में बेचे जाने वाले उपकरण और वस्तुएं भी सीमित थीं। ये वस्तुएं किसी टीम के तेजी से विकास में बहुत सहायक साबित हो सकती थीं। 5 से 6 घंटे का यह अंतराल शी फैंग को शहर में कई काम करने की अनुमति देगा। जब तक हम व्हाइट रिवर सिटी पहुंचेंगे तब तक संभवतः हमें एक बार फिर उनके साथ सहयोग के मामलों पर चर्चा करनी होगी। जेंटल स्नो ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वास्तव में जेंटल स्नो अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो शी फैंग के साथ सहयोग के मामलों पर चर्चा करना चाहती थी। व्हाइट रिवर सिटी के आसपास के विभिन्न बड़े गिल्डों ने भी शी फैंग से संपर्क करने की पुरजोर कोशिश की। वे सभी शी फैंग को अपने नेतृत्व में भर्ती करना चाहते थे। व्हाइट रिवर सिटी के बाहर के गिल्डों में शी फैंग के प्रति जिज्ञासा जागृत हो गई। एक स्वतंत्र खिलाड़ी का लेवल 10 तक पहुंचना वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी।
अगर शी फैंग किसी बड़े गिल्ड का कोई महान सदस्य होता तो शायद उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं था। विभिन्न गिल्डों के शीर्ष अधिकारियों के पास राक्षसों को हराने में मदद करने के लिए कुलीन खिलाड़ियों का एक समूह था। इस प्रकार उनकी लेवलिंग क्षमता अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि तमाम उम्मीदों के विपरीत शहर में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति एक स्वतंत्र खिलाड़ी था। भला ये देखकर उन्हें आश्चर्य क्यों नहीं होता। इसी बीच शी फैंग के व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश ने वहां के कई गिल्डों के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। किसी ने पहले ही एक शहर में अपना विकास शुरू कर दिया था। अगर वे ढिलाई बरतते रहे तो यह उनके भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अपनी लेवलिंग गति बढ़ाने के लिए उन सभी ने धार तेज करने वाले पत्थरों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बड़ी मात्रा में कठोर पत्थर खरीदे, जिससे कठोर पत्थरों की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। हालांकि इन सभी बड़े गिल्डों को इस बात का पता नहीं था कि उनकी कार्रवाई ठीक उसी तरह थी जैसा शी फैंग ने योजना बनाई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। व्हाइट रिवर सिटी स्टार मून किंगडम के 5 प्रमुख शहरों में से एक है। दूर से ही शहर भर में खड़ी विशाल इमारतें दिखाई देती थीं। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसकी तुलना किसी अन्य कस्बे से नहीं की जा सकती थी। शहर में रहने वाले गैर पात्र पात्रों एनपीसी की संख्या ही 100,000 से अधिक थी। इसके अलावा शहर की दीवारों के भीतर 20 लाख से अधिक खिलाड़ी समा सकते थे। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसे पाने के लिए कई गिल्ड आपस में होड़ करते थे। इस समय शी फैंग व्हाइट रिवर सिटी की मुख्य सड़क पर चल रहा था। व्हाइट रिवर सिटी पहुंचने से पहले शी फैंग ने दानव मुखौटा का उपयोग करके अपना नाम साफ कर लिया था, इसलिए उसे शहर के रक्षकों से डर नहीं था। वैसे भी वह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कुलीन व्यक्ति था। भले ही वह लाल नाम के साथ व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करता, उसे किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। बस कुछ ऐसे एनपीसी थे जो लाल नाम वाले खिलाड़ियों से निपटना नहीं चाहते थे, जिससे शी फैंग उच्च स्तरीय मिशन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अपना नाम साफ करने का विकल्प चुना। चलिए अभी नगर पालिका भवन पर एक नजर डालते हैं। शी फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने स्टोनहैमर टाउन के मेयर ब्लैकबीट से प्राप्त सिफारिशी पत्र निकाला। ये पत्र उन चीजों में से एक था जिनका उपयोग वह व्हाइट रिवर सिटी में अपना दबदबा बनाने के लिए पूंजी के रूप में करेंगे। व्हाइट रिवर सिटी स्टार मून किंगडम का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। हालांकि यह ब्लैकविंग सिटी की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन अगर कोई पूरे शहर को अच्छी तरह से घूमना चाहे तो उसे कम से कम कई दिन लगेंगे। व्हाइट रिवर सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल शहर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित था। ये शहर के प्रवेश द्वार के अपेक्षाकृत करीब था। वहीं नगर पालिका भवन शहर के ठीक बीचों बीच व्यापार क्षेत्र में व्हाइट रिवर प्लाजा के पास स्थित था। व्हाइट रिवर सिटी को शहर माना जाता था क्योंकि इसका प्रशासन कस्बे की तुलना में कहीं अधिक सख्त था। साथ ही ये काफी चहल पहल वाला शहर भी था। सैकड़ों कस्बों का केंद्र होने के कारण यहाँ व्यापारियों की संख्या भी अधिक थी। मुख्य सड़क के दोनों ओर विभिन्न प्रकार की दुकानें, बार, रेस्तरां, फलों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, चमड़े के कपड़ों की दुकानें, कवच की दुकानें, जादू की दुकानें, रसायन शास्त्र की कार्यशालाएं, लोहार की दुकानें और बहुत कुछ आसानी से मिल जाते थे। शहर में खिलाड़ियों को अपने स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं थी। अगर वे अपना सामान बेचना चाहते थे तो उन्हें एक दुकान खरीदनी पड़ती थी। हालांकि शहर में निजी दुकान खरीदना बेहद महंगा था। आम खिलाड़ी अकेले दुकान नहीं खरीद सकते थे। दुकान खरीदना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए खिलाड़ियों को एक निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा अंक रेपुटेशन पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी, और वे जिन दुकानों को खरीद सकते थे वे उनकी स्थिति पर निर्भर करती थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि खिलाड़ियों के पास अपनी वस्तुएं बेचने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। खिलाड़ियों के पास अपनी दुकानें खरीदने के अलावा जो पहला तरीका था वह था नीलामी घर। व्हाइट रिवर सिटी का नीलामी घर बेहद समृद्ध था क्योंकि यह आसपास के 8 कम आबादी वाले शहरों से जुड़ा हुआ था। जब तक खिलाड़ी अपनी वस्तुएं नीलामी के लिए रखते थे तब तक अन्य 8 शहरों के खिलाड़ी उन तक पहुंच सकते थे। हालांकि नीलामी घर अपनी सेवाओं के लिए भारी शुल्क लेता था। पंजीकरण शुल्क वस्तु के विक्रय मूल्य और नीलामी मालिक द्वारा नीलामी की अवधि पर निर्भर करता था। वस्तु बिकने के बाद 8% नीलामी शुल्क भी लगता था। अगर खिलाड़ी नीलामी घर में कोई वस्तु बेचते थे तो उन्हें वस्तु के मूल्य का 15% शुल्क के रूप में देना पड़ता था। ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। शहर के नीलामी घर में बेची जाने वाली वस्तुएं बेहद महंगी थीं। कुछ छोटी मोटी वस्तुएं तो नीलाम करने लायक भी नहीं थीं। दूसरे तरीके की बात करें तो व्हाइट रिवर सिटी के चौक में हर 3 दिन में एक बार एक बड़ा बाजार लगता था।
खिलाड़ियों को बस थोड़ी सी फीस देनी होती थी और वे अपनी चीजें बेचने के लिए अपने स्टॉल लगा सकते थे। ये तरीका स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए बेहद उपयुक्त था। इसकी एकमात्र कमी ये थी कि बाजार केवल 3 दिन में एक बार ही लगता था। इसके अलावा बाजार रात में शुरू होता था और केवल 10 घंटे तक चलता था। जो खिलाड़ी लगातार मेहनत और रोमांच में रुचि नहीं रखते लेकिन फिर भी गॉड्स डोमेन में विकास चाहते हैं, उनके लिए किसी शहर में अपनी दुकानें खोलना बेहद महत्वपूर्ण था। दुकान के बिना खिलाड़ी दिन में 48 घंटे व्यापार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा गॉड्स डोमेन के विकास के साथ साथ व्हाइट रिवर सिटी में दुकान खोलकर कमाया जा सकने वाला पैसा वास्तविक जीवन में दुकान खोलने से होने वाली कमाई के बराबर हो सकता था। शी फैंग के पिछले जीवन में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें राक्षसों को मारकर और लेवल बढ़ाकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय ये खिलाड़ी अपना सारा प्रयास एक दुकान खरीदने में लगाते थे। हालांकि उनकी दुकानें काफी एकांत में स्थित थीं, लेकिन उनसे होने वाली कमाई उनके वास्तविक जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और साथ ही काफी बचत भी होती थी। शी फैंग घोड़े की गाड़ी में बैठकर नगर पालिका भवन की ओर चल पड़ा। रेड लीफ टाउन के टाउन हॉल की तुलना में व्हाइट रिवर सिटी का टाउन हॉल कहीं अधिक भव्य था। इमारत में कुल 10 मंजिलें थीं और इसका क्षेत्रफल लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर था। इमारत के प्रवेश द्वार पर 20 से अधिक गैरिसन नाइट पहरा दे रहे थे। ये सभी गार्ड लेवल 150 के एलीट थे। गैरिसन कैप्टन लेवल 160 का टियर 2 नाइट था। अपनी ताकत से वह आसानी से पूरे शहर को तबाह कर सकता था। इसके अलावा व्हाइट रिवर सिटी जैसे बड़े शहर में 2 से 3 चौथे स्तर के एनपीसी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। शक्तिशाली राक्षस और अंधेरी शक्तियां इसके पास आने की हिम्मत नहीं करती थीं। शी फैंग के नगर पालिका भवन में कदम रखते ही एक सुंदर महिला उसकी ओर चल पड़ी। माननीय महोदय, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकती हूँ? खूबसूरत कर्मचारी ने अपनी गुड़िया जैसी आंखों को झपकाते हुए पूछा। मैं मजिस्ट्रेट लॉर्ड वेस्टमैन से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास ब्लैकबीड का परिचय पत्र है, शी फैंग ने अपना दानव शिकारी का खिताब दिखाते हुए कहा। आम लोगों को व्हाइट रिवर सिटी के मजिस्ट्रेट वेस्टमैन से मिलने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त सामाजिक प्रतिष्ठा आवश्यक थी। आखिरकार मजिस्ट्रेट का पद महापौर के समान था और मजिस्ट्रेट वेस्टमैन व्हाइट रिवर सिटी की सभी सैन्य और राजनीतिक शक्तियों को नियंत्रित करते थे। यदि कोई उनसे बात करना चाहता था तो कम से कम उसे व्हाइट रिवर सिटी का कुलीन होना आवश्यक था। हालांकि व्हाइट रिवर सिटी में शी फैंग की प्रतिष्ठा कुलीन वर्ग से बहुत दूर थी। वह केवल एक दानव शिकारी के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर सकता था। तो लॉर्ड डेमन हंटर हैं। मजिस्ट्रेट वेस्टमैन इस समय सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त हैं। उनके उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप लाउंज में इंतजार कर सकती हैं और मैं लॉर्ड वेस्टमैन को आपके आने की सूचना दे दूंगी। सुंदर कर्मचारी ने शी फैंग की उपाधि देखकर सम्मान दिखाया। एक कुलीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसके जैसी आम महिलाएं नाराज करने का जोखिम उठा सकें, भले ही वह राज्य के लिए काम करती हो। जी हाँ, कृपया उन्हें मेरी ओर से सूचित कर दीजिए, शी फैंग ने सिर हिलाया। फिर वह नगर पालिका भवन के लाउंज की ओर चल पड़ा। खाली लाउंज में बैठे हुए जब शी फैंग के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था तो उसने अपने सिस्टम संचार को फिर से चालू कर दिया। दी पहले व्यवधान से बचने के लिए शी फैंग ने जानबूझकर सिस्टम संचार फंक्शन बंद कर दिया था। इस तरह कोई भी उससे संपर्क नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही उसने इसे दोबारा चालू किया उसे सैकड़ों संचार अनुरोध उसकी स्वीकृति के लिए लंबित मिले। शी फैंग इनमें से कई खिलाड़ियों को जानता था। इनमें से अधिकांश व्हाइट रिवर सिटी में स्थित बड़े गिल्डों के उच्च अधिकारी थे। कुछ तो गिल्डों के उपनेता या वरिष्ठ अधिकारी भी थे। बेशक स्टैबिंग हॉट और जेंटल स्नो भी इस सूची में अपवाद नहीं थे। आखिर व्हाइट रिवर सिटी में दूसरों से पहले प्रवेश करने का फायदा इतना जबरदस्त था कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने से पहले सबसे अच्छे लेवलिंग ग्राउंड और संसाधन जुटाने के सबसे अच्छे स्थानों जैसी जानकारी सभी के लिए एक बड़ा रहस्य थी। शहर में प्रवेश किए बिना कोई भी शहर में उपलब्ध क्वेस्ट और खिलाड़ियों पर लागू शहर के कानूनों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता था। किसी गिल्ड के लिए दूसरों से पहले ऐसी जानकारी प्राप्त करना एक बड़ा लाभ था। वे सर्वश्रेष्ठ लेवलिंग स्पॉट हासिल कर सकते थे और दूसरों से एक कदम आगे रहकर उच्च स्तरीय मिशन प्राप्त कर सकते थे। वे दैनिक और साप्ताहिक सीमित वस्तुएं खरीद सकते थे और जड़ी बूटियां, अयस्क और ऐसे संसाधन दूसरों से पहले एकत्र कर सकते थे। गिल्ड इस जानकारी के लिए सबसे अधिक उत्सुक थे क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में मदद मिलती।
खासकर अब जब ये गिल्ड 10वें स्तर के करीब पहुंच चुके हैं और व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। अगर उन्हें ये जानकारी पहले से मिल जाए तो वे नए माहौल में जल्दी ढल सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ संसाधन जुटाने के लिए निकल सकते हैं। उन्हें ये जानकारी इकट्ठा करने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे बचे हुए समय का उपयोग अन्य शहरों में विकसित हो रहे अन्य गिल्डों से आगे निकलने के लिए भी कर सकते हैं। इतने सारे फायदों के बावजूद ये गिल्ड शी फैंग को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते थे। वे उससे संपर्क करने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दुर्भाग्य से उनके प्रयासों के परिणाम ने उन सभी को चौंका दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि शी फैंग संचार के सभी माध्यम बंद कर देगा, जिससे उनसे संपर्क करने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उनके पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि वे शी फैंग को संदेश भेजें। परिणामस्वरूप शी फैंग के मेलबॉक्स में हजारों संदेश भर गए। यदि वह उन सभी को पढ़ता तो उसे कम से कम 4 से 5 घंटे लगते। हालांकि शी फैंग के पास फिलहाल करने को कुछ और नहीं था, इसलिए उसने संपर्क करने लायक गिल्डों के संदेश देखे। आखिर वह एक स्वतंत्र खिलाड़ी था। अगर वह कोई जानकारी नहीं बेचता तो उसके दुश्मन ही बढ़ते। अपनी मौजूदा ताकत और प्रभाव के साथ ऐसा करने से उसका अंत दुखद ही होता। इसलिए उसने कुछ चुनिंदा गिल्डों को चुना जिनके साथ वह व्यापार करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से स्टैबिंग हॉट और जेंटल स्नो उसके व्यापारिक साझेदारों की सूची में थे। शी फैंग उनसे पहले से ही दोस्त था, चाहे जैसे भी देखा जाए। वह उन्हें कम कीमत पर जानकारी बेच देगा। हालांकि बाकी गिल्डों के लिए मामला अलग था। शी फैंग को यह भी सोचना था कि वह कौन सी जानकारी बेचेगा। आखिर वह व्हाइट रिवर सिटी को अपने घर की तरह जानता था। हालांकि वह अपनी सारी जानकारी बेच नहीं सकता था। उसे यह सोचना था कि वह कौन सी जानकारी बेच सकता है। ये जानकारी इन गिल्डों के लिए बेहद दिलचस्प होनी चाहिए। वह इन गिल्डों को ज्यादा फायदा पहुंचाए बिना और अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छी कीमत वसूल सकता था। इस फैसले को लेकर शी फैंग को सिरदर्द होने लगा था। शी फैंग के व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के सभी खिलाड़ी उन्माद की स्थिति में आ गए। विभिन्न बड़े गिल्डों का भी यही हाल था। वे सभी जल्द से जल्द व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के इरादे से टीमें बनाकर अपना स्तर बढ़ाने में जुट गए। हालांकि वे जिन राक्षसी क्षेत्रों में अभ्यास करते थे, उनका स्तर जितना ऊंचा होता था, उन्हें उतनी ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस तथ्य को छोड़ दे कि अधिक खिलाड़ी उच्च स्तरीय क्षेत्रों का पता लगा रहे थे और गिल्ड आपस में प्रतिस्पर्धा और लड़ाई कर रहे थे, तो हथियारों और उपकरणों की मजबूती का साधारण मामला ही इन विभिन्न बड़े गिल्डों के लिए एक बड़ी समस्या थी। क्या उन्होंने अभी तक वेटस्टोन नहीं भेजे हैं? पूरी टीम के हथियारों की सहन शक्ति लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है, स्टैबिंग हॉट ने टीम चैट में कहा। उन्होंने मुझे अभी अभी बताया है कि जालसाजों ने अभी अभी एक नया बैच तैयार किया है और उसे हमारी तरफ भेज रहे हैं, एक रेंजर ने जवाब दिया। वे कितने भेज रहे हैं? स्टैबिंग हॉट ने पूछा। 5 ढेर, कुल 100 धार तेज करने वाले पत्थर, रेंजर ने धीमी और परेशान स्वर में कहा। सिर्फ 100 ही क्यों हैं? क्या हमने 500 से ज्यादा हार्ड स्टोन नहीं खरीदे थे? स्टैबिंग हॉट का चेहरा उतर गया और देखने में बेहद बदसूरत लग रहा था। उनकी एलीट टीम में 60 से ज्यादा खिलाड़ी थे और वे सभी इस समय लेवल 10 के मॉन्स्टर एरिया में अभ्यास कर रहे थे। हर वेटस्टोन हथियार की ड्यूरेबिलिटी को 3 से 7 पॉइंट तक बढ़ा सकता था और 100 वेटस्टोन उनके लिए लगभग 1 घंटे तक ही चल पाते। उन्होंने पहले ही सारे 500 इस्तेमाल कर लिए हैं। हम इन्हें थोक में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं मिल ही नहीं रहे। कई खिलाड़ी अपने हार्ड स्टोन को धार लगाने वाले पत्थरों में बदलने के लिए जालसाजों को पैसे दे रहे हैं। हमने अपने कई नए खिलाड़ियों को डार्क मून वैली में हार्ड स्टोन इकट्ठा करने के लिए भेजा है। हालांकि गॉड्स डोमेन के अपग्रेड के बाद से हार्ड स्टोन मिलने की दर कम हो गई है। इसके अलावा हमने जिन 10 से अधिक लोहारों को प्रशिक्षित किया है, वे अभी केवल बुनियादी लोहार प्रशिक्षु हैं। धार तेज करने वाले पत्थर बनाने में उनकी सफलता दर बहुत कम है। यदि वे मध्यवर्ती लोहार प्रशिक्षु होते तो सफलता दर अधिक होती। हमें इतने सारे कठोर पत्थर बर्बाद नहीं करने पड़ते। हालांकि लोहार के कौशल में वृद्धि बहुत धीमी है। फिलहाल उनके पास मध्यवर्ती लोहार प्रशिक्षु बनने के लिए पर्याप्त दक्षता अंक नहीं है। समझाते हुए रेंजर का चेहरा असहज हो गया। कुछ समय से उनके गिल्ड के लिए जाली नोट बनाने वालों और औषधि तैयार करने वालों को प्रशिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण रहा था, लेकिन उनमें निवेश करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और संसाधन कहां से मिलेंगे? अब तक इन खिलाड़ियों से गिल्ड को कोई लाभ नहीं मिला था। पब फ्यूचर एड्स। हाँ, स्टैबिंग हॉट ने गहरी सांस ली।
अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनकर वह चिंतित हो गया। अब जाकर उसे जाली धातु के कारीगरों का महत्व समझ में आया। हालांकि उनके संघ ने शुरू से ही जाली धातु के कारीगरों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने पर्याप्त संसाधन जुटाए और उनके विकास में बड़ी रकम निवेश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक जाली धातु का कारीगर तैयार करना इतना मुश्किल होगा। अगर इस समय संघ के पास कोई मध्यवर्ती स्तर का जाली धातु का कारीगर प्रशिक्षु होता तो उन्हें धार तेज करने वाले पत्थरों की इतनी सख्त जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझ गया। तो फिर कुलीन दल के सदस्यों से कहो कि वे इनका इस्तेमाल कम करें। राक्षसों के साथ उनके हथियारों का संपर्क कम करने की कोशिश करो, इससे उनके हथियारों को होने वाला नुकसान धीमा हो जाएगा। साथ ही बाहरी दल के सदस्यों से कहो कि वे कठोर पत्थरों को इकट्ठा करने में अधिक प्रयास करें, स्टैबिंग हॉट ने बेबसी से कहा। धार तेज करने वाले पत्थरों की कमी ने एसेसिन्स एलायंस जैसी एक मामूली शीर्ष गिल्ड को बेहद दयनीय स्थिति में डाल दिया था। जाहिर है ये पैसों की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे कठोर पत्थर तो दूर, धार तेज करने वाले पत्थर भी नहीं खरीद सकते थे। अगर इस समय धार तेज करने वाले पत्थरों का एक गट्ठा 10 चांदी के सिक्कों में भी बिकता तो स्टैबिंग हॉट उसे खरीदने में जरा भी संकोच नहीं करता। दुर्भाग्य से बाजार में कहीं भी धार तेज करने वाले पत्थर उपलब्ध नहीं थे। हथियारों का गठबंधन ही एकमात्र ऐसा गिल्ड नहीं था जो इस तरह की मुश्किल में फंसा था। स्टार मून किंगडम के सभी गिल्डों में इस समय धार तेज करने वाले पत्थरों की तीव्र इच्छा थी। हालांकि उनकी स्थिति व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में स्थित गिल्डों जितनी तनावपूर्ण नहीं थी। व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के गिल्ड इस समय बेहद मुश्किल हालात में थे। उनके हथियारों की मजबूती बहुत तेजी से कम हो रही थी, इसलिए वे लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन हथियारों के बिना वे युद्ध कर ही कैसे सकते थे। भले ही उनका गिल्ड आकार में बड़ा था, लेकिन धार तेज करने वाले पत्थर बनाने वाले कारीगरों की संख्या बहुत कम थी। किसी कस्बे में स्थित एक औसत गिल्ड में आमतौर पर लगभग 30 खिलाड़ियों की एक कुशल टीम होती थी जो उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्रों में अभ्यास करती थी। वहीं व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में तीसरे दर्जे के गिल्डों में लगभग 500 से 600 खिलाड़ियों की कुशल टीमें होती थीं, जबकि दूसरे दर्जे के गिल्डों में 1000 से अधिक और पहले दर्जे के गिल्डों में 3000 से 4000 खिलाड़ी होते थे। बेशक स्वतंत्र खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस समय व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में वेटस्टोन की मांग बहुत अधिक थी। हालांकि इन सभी गिल्डों के लेवल 10 तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के कारण हार्टस्टोन की कीमत एक बार फिर आसमान छू गई। हार्टस्टोन का प्रत्येक ढेर इस समय 1 चांदी 20 तांबे के भाव से बिक रहा है। फिर भी इतनी ऊंची कीमत के बावजूद व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के कई गिल्ड अभी भी हार्टस्टोन नहीं खरीद पा रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्हाइट रिवर सिटी नगर पालिका भवन। अनजाने में ही शी फैंग के इंतजार शुरू करने के बाद से आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका था। इस लगभग आधे घंटे के दौरान शी फैंग ने व्हाइट रिवर सिटी से संबंधित सारी जानकारी को व्यवस्थित कर लिया। व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के उन गिल्डों के लिए जिन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये जानकारी सोने के समान थी। इसी बीच शी फैंग ने इस जानकारी को 2 संस्करणों में व्यवस्थित किया था। एक सरल संस्करण था, दूसरा विस्तृत संस्करण। सरल संस्करण पढ़ने के बाद खिलाड़ियों को व्हाइट रिवर सिटी के बारे में केवल एक मोटा मोटा अंदाजा ही हो पाता था। उदाहरण के लिए उन्हें पता चलता था कि व्हाइट रिवर सिटी में हर 3 दिन में एक बार बड़ा बाजार लगता है। हालांकि सरल संस्करण में संसाधनों के वितरण के विषय पर कोई चर्चा नहीं होती थी। वहीं विस्तृत संस्करण में संसाधनों के वितरण का एक मोटा मोटा परिचय दिया जाता था। इसमें मालिक को बताया जाता था कि कौन से स्थान किस वर्ग के लिए लेवल बढ़ाने के लिए उपयुक्त है और किन स्थानों पर किसी विशेष संसाधन की सबसे अधिक मात्रा उपलब्ध है, और इस तरह की अन्य जानकारी भी दी जाती थी। यही वह जानकारी थी जिसकी बड़े गिल्डों को सबसे अधिक आवश्यकता होती थी। शुरू में शी फैंग का इरादा इस जानकारी को इन गिल्डों को व्यक्तिगत रूप से बेचकर सोने के सिक्कों में बदलने का था। हालांकि ये काम करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा शी फैंग के पास इस समय सोने के सिक्कों की कमी नहीं थी, बल्कि क्रेडिट की कमी थी। काफी सोच विचार के बाद शी फैंग ने आखिरकार आधिकारिक मंचों के माध्यम से जानकारी बेचने का फैसला किया। वह क्रेडिट में लेन देन करेगा। सरलीकृत संस्करण स्वतंत्र खिलाड़ियों को लक्षित करेगा, जबकि विस्तृत संस्करण गिल्डों को लक्षित करेगा। शी फैंग ने सरल संस्करण 300 क्रेडिट में बेचा। यदि खिलाड़ियों के पास ये सरल संस्करण होता तो ये शहर की मार्गदर्शिका खरीदने के बराबर होता। कम से कम शहर में प्रवेश करने के बाद खिलाड़ी पूरी तरह से भ्रमित नहीं होते और उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। लग्जरी संस्करण की बात करें तो शी फैंग ने इसे 20,000 क्रेडिट में बेचा।
हालांकि ये गिल्ड देर सवेर खुद ही जानकारी हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी समय बर्बाद करना पड़ेगा। शी फैंग के अनुमान के अनुसार कम से कम उन्हें 2 से 3 दिन की जांच पड़ताल करनी होगी। इसके अलावा खुद से प्राप्त जानकारी शी फैंग की जानकारी जितनी सटीक नहीं होगी। 2 से 3 दिन का समय किसी भी गिल्ड के लिए अतुलनीय रूप से कीमती होता है, इसलिए वे 20,000 क्रेडिट बर्बाद करने की परवाह नहीं करेंगे। मॉडर्न हंटर जी, मजिस्ट्रेट वेस्टमैन बैठक में आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया मेरे साथ आइए। खूबसूरत कर्मचारी अचानक शी फैंग के पास लौट आए और धीरे से बोली, ठीक है, आप आगे चलिए। शी फैंग खड़ा हुआ और उसने सिर हिलाया। वह महिला कर्मचारी के पीछे पीछे इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में गया। जब वह विशाल और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे हुए बैठक कक्ष में दाखिल हुआ तो वहां उसका इंतजार कर रहे व्यक्ति ने चांदी भूरे रंग का चोला पहना हुआ था। सुसज्जित वह व्यक्ति लगभग 50 वर्ष का था और उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसमें गहरे नीले रंग का रत्न जड़ा हुआ था। वह व्यक्ति खिड़की के पास बैठा चुपचाप बाहर के नज़ारे को निहार रहा था। यह व्यक्ति व्हाइट रिवर सिटी का मजिस्ट्रेट वेस्टमैन था। वह एक टियर 4 विजार्ड भी था और लेवल 200 का एनपीसी था। निस्संदेह वह वर्तमान में व्हाइट रिवर सिटी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। हालांकि वेस्टमैन चुपचाप खड़ा था, शी फैंग कमरे में मौजूद मौलिक माना को वेस्टमैन के चारों ओर तेजी से एकत्रित होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिससे एक कमजोर जादुई क्षेत्र बन रहा था जो दूसरों पर दबाव डाल रहा था। हालांकि ये वेस्टमैन की महज एक अचेतन क्रिया थी। इससे पता चलता है कि चौथे स्तर का शक्तिशाली योद्धा कितना भयावह हो सकता है। अगर वेस्टमैन अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करता तो वह शी फैंग को पल भर में राख के ढेर में बदल सकता था। हालांकि वेस्टमैन देखने में केवल 50 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक आयु 100 वर्ष से कहीं अधिक थी। वह निस्संदेह एक बुरा दानव था। युवक, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास ब्लैकबीट का सिफारिशी पत्र है। वेस्टमैन ने शी फैंग की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि आम एनपीसी पर डेमन हंटर का दबदबा था, लेकिन वेस्टमैन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। टियर 4 क्लास के रूप में वेस्टमैन की पहचान डेमन हंटर के दर्जे से कहीं अधिक थी। जी हाँ, मेयर ब्लैकबीट चाहते थे कि मैं इसे आपको सौंप दूं। शी फैंग ने सिफारिश पत्र निकाला और उसे वेस्टमैन को सौंप दिया। वेस्टमैन को पत्र मिलने के बाद उसने उसे तुरंत नहीं खोला। उसने शी फैंग की ओर देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, जो होना था वह आखिरकार हो ही गया। मैंने इस पत्र का 30 साल से इंतजार किया है। बस मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम्हारे जैसा कोई नौजवान इसे मेरे पास लाएगा। लगता है अब समय आ गया है कि मैं इतने साल पहले किए गए वादे को पूरा करूं। अनुबंध। शी फैंग ने असमंजस में चुपचाप बुदबुदाया। पिछले जन्म में मिली जानकारी के अनुसार अनुबंध का कोई जिक्र नहीं था। उस भाग्यशाली खिलाड़ी ने ये जानकारी जाहिर नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से शी फैंग को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि चूंकि उस भाग्यशाली खिलाड़ी ने मिशन पूरा कर लिया था, शी फैंग को विश्वास था कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता। आखिरकार वह पिछले जन्म में उस भाग्यशाली खिलाड़ी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए उसके लिए भी इसे पूरा न कर पाने का कोई कारण नहीं था। जब तक वह इस खोज को पूरा कर लेगा, तब तक उसके पास व्हाइट रिवर सिटी में खुद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। वह पूंजी क्या थी? क्या इसका जिक्र करना भी जरूरी था? व्हाइट रिवर सिटी में नए आए खिलाड़ियों के लिए अपनी खुद की संपत्ति का मालिक होने से बेहतर कुछ नहीं था। इतना ही नहीं, ये संपत्ति साधारण नहीं थी, यह एक कुलीन व्यक्ति की हवेली थी जो व्यापार क्षेत्र के केंद्र में स्थित थी। केवल हवेली होने पर ही कोई गिल्ड निवास स्थापित कर सकता था। किसी गिल्ड के लिए गिल्ड निवास अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। ये गिल्ड का सबसे महत्वपूर्ण लाभ था, जिसकी कोई तुलना नहीं थी। प्रत्येक गिल्ड निवास निजी क्षेत्र के रूप में कार्य करता था। इसके सबसे बड़े लाभ थे लेवलिंग की गति में वृद्धि और विशिष्ट निवास संबंधी खोज। जब तक किसी गिल्ड के पास निवास होता था, उसमें विश्राम करने वाले सभी सदस्य डबल ईएक्सपी बफ प्राप्त कर सकते थे। इस बफ के साथ चाहे खिलाड़ी ग्राइंडिंग कर रहे हो या खोज कर रहे हो, उन्हें मूल ईएक्सपी का 2 गुना प्राप्त होता था। हालांकि खिलाड़ियों को डबल ईएक्सपी बफ प्राप्त करने के लिए गिल्ड निवास में एक निश्चित समय तक आराम करना पड़ता था। सामान्यतः 48 घंटे आराम करने से खिलाड़ी को 20% डबल ईएक्सपी मिलता था और खिलाड़ी एक पूरे लेवल के बराबर डबल ईएक्सपी प्राप्त कर सकते थे। युद्ध से थके हुए गिल्ड सदस्यों के लिए ये सुविधा बेहद लुभावनी थी। गिल्ड निवास में ही उपलब्ध विशेष रेजिडेंट क्वेस्ट भी थे। स्थानीय एनपीसी इन क्वेस्ट को शुरू करते थे और हर दिन कुछ न कुछ उपलब्ध होते थे। इसके अलावा इन क्वेस्ट के पुरस्कार भी काफी अच्छे होते थे।
कई बार तो एक क्वेस्ट के बदले डार्क गोल्ड रैंक की वस्तु भी मिलती थी। इन रेजिडेंट क्वेस्ट को पूरा करने पर गिल्ड को गिल्ड रेपुटेशन और गिल्ड फंड भी मिलते थे, क्योंकि इन क्वेस्ट के पारिश्रमिक का 20% हिस्सा गिल्ड को मिलता था। हालांकि गिल्ड सदस्यों को इनाम राशि का केवल 80% ही मिलता था, फिर भी यह अधिकांश उच्च स्तरीय क्वेस्ट की इनाम राशि से कहीं अधिक था। इन सब के अलावा गिल्ड निवास के और भी कई कार्य थे। इस प्रकार गिल्ड निवास किसी गिल्ड का केंद्र बिंदु था। दुर्भाग्यवश गिल्डों के लिए अपना निवास स्थान प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। प्रथम श्रेणी के गिल्डों को भी आमतौर पर गॉड्स डोमेन के जारी होने के 1 महीने से अधिक समय बीतने तक निवास स्थान नहीं मिल पाता था। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के गिल्डों की तो बात ही छोड़ दीजिए। 4 महीने बाद भी कई तृतीय श्रेणी के गिल्ड बिना निवास स्थान के रह जाते थे। शी फैन के पिछले जीवन में शैडो को गॉड डोमेन में 7 महीने बिताने के बाद ही अपना पहला गिल्ड निवास प्राप्त हुआ था। उस समय तक अधिकांश खिलाड़ी लगभग 50वें स्तर पर पहुंच चुके थे। बड़ी कठिनाइयों के बाद शैडो को एक अपेक्षाकृत एकांत शहर में गिल्ड निवास मिला, जिसकी जनसंख्या मात्र 200,000 से 300,000 थी। उसी क्षण से शैडो ने अंततः एक प्रतिष्ठित गिल्ड बनने की राह पर कदम रखा। ईश्वर के क्षेत्र में किसी गिल्ड को आधिकारिक मान्यता तभी मिलती थी जब उनके पास गिल्ड निवास होता था। साथ ही निवास प्राप्त करने की गति से ही गिल्ड की शक्ति का पता चलता था। शी फैन का लक्ष्य व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के 15 दिन बाद अपना खुद का गिल्ड निवास प्राप्त करना था, और ब्लैकबीड का सिफारिशी पत्र उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका था। ठीक है, लेकिन वेस्टमैन ने शी फैन को बारीकी से परखते हुए सिर हिलाया और कहा, युवक, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मुझे डर है कि तुम इस अनुबंध को पूरा नहीं कर पाओगे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि ब्लैकबीड तुम पर इतना भरोसा क्यों करता है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए यह बहुत जल्दी है। लॉर्ड वेस्टमैन, मुझे विश्वास है कि मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हूं, शी फैंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वेस्टमैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। युवा लोग कितने आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन जब वे असली मुसीबत में पड़ेंगे तब उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास होगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, युवक, क्यों ना हम एक समझौता कर लें। अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुम्हारी विनती मान लूंगा। मैं ब्लैकबीड के अनुबंध को पूरा करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हो जाते हो तो कृपया तलवारबाज बनने के बाद ही वापस आना। कैसा रहेगा? शी फैंग ने चुपचाप सोच विचार करते हुए अपना सिर झुका लिया। अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर उस भाग्यशाली खिलाड़ी को भी लगभग 10वें स्तर पर ही अपना निजी क्षेत्र मिल गया था। वहीं वेस्टमैन ने जोर देकर कहा कि शी फैंग आधिकारिक तौर पर तलवारबाज बनने के बाद ही वापस लौटे। खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को आधिकारिक तौर पर कोई विशेष वर्ग नहीं मिलता था, वे केवल प्रशिक्षु होते थे। यदि वे आधिकारिक वर्ग यानी प्रथम श्रेणी का वर्ग प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें स्तर 20 तक पहुंचना आवश्यक था। इसके बाद खिलाड़ियों को वर्ग संघ में कक्षा परीक्षा के लिए आवेदन करना होता था। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही खिलाड़ी आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी बनते थे। शी फैंग के मामले में कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह आधिकारिक तौर पर तलवारबाज बन जाते थे। उस समय न केवल उनके गुण अत्यधिक बढ़ जाते थे, बल्कि वे प्रथम श्रेणी के तलवारबाजों के लिए उपयुक्त कौशल भी सीख सकते थे। उन्हें एक आधिकारिक तलवारबाज का प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त होता था। अगर वह 10वें लेवल का भाग्यशाली खिलाड़ी भी इस मिशन को पूरा कर सकता था तो शी फैंग को विश्वास नहीं था कि वह नहीं कर पाएगा। आखिर वह पहले से ही 13वें लेवल पर था, वह अभी 10वें लेवल पर नहीं पहुंचा था। इसके अलावा उसके पास जो उपकरण थे वे बेहद उच्च गुणवत्ता के थे, इसलिए उसके मिशन में असफल होने का कोई कारण नहीं था। लॉर्ड वेस्टमैन, मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करती हूँ, शी फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। मेरी मांग बहुत सीधी सादी है। मुझे एक दानव का हृदय लाकर दो। शापित भूमि में एक दानव का महल है। मूल रूप से यह एक सरदार का निवास स्थान था, लेकिन एक दानव के बहकावे में आकर वह सरदार स्वयं दानव बन गया और उसका पुनर्जन्म डार्क नाइट गाया के रूप में हुआ। फिर उसने अपने शासन वाले क्षेत्र को शाप दिया और वहां के सभी लोगों को दानव बना दिया। मुझे इस शाप को दूर करने के लिए गाया का हृदय लाने की आवश्यकता है। क्या तुम उस शापित महल में जाकर डार्क नाइट गाया को मारकर उसका हृदय मेरे लिए लाने को तैयार होगे? वेस्टमैन ने कठोर स्वर में पूछा। शापित भूमि में दानवों का महल? शी फैंग अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। वह जगह 10 से 15 लेवल के लिए 20 लोगों की टीम वाला सबसे बेहतरीन डंजन था। अतीत में अनगिनत गिल्ड्स ने डेमन्स कैसल पर छापे मारते हुए बार बार हार का सामना किया था। वे सभी डार्क नाइट गाया के हाथों मारे गए थे।
बिल्कुल सही। अगर आप ये काम भी पूरा नहीं कर सकते तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अनुबंध छोड़ दें, वेस्टमैन ने समझाते हुए कहा। क्या कोई समय सीमा है? शी फैंग ने पूछा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आधिकारिक तलवारबाज के पद पर पदोन्नत होने के बाद भी यह काम पूरा कर लेते हैं तो भी ठीक रहेगा, वेस्टमैन मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं ये समझौता स्वीकार करता हूं, शी फैंग ने राहत की सांस ली। गॉड्स डोमेन के अधिकांश खिलाड़ी अभी तक लेवल 10 तक नहीं पहुंचे थे। अगर समय सीमा कम होती तो वह इस मिशन को पूरा ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर समय सीमा न होती तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। शी फैंग को आखिरकार समझ आ गया कि उस भाग्यशाली खिलाड़ी ने इस मिशन को कैसे पूरा किया। उस समय अधिकांश खिलाड़ी लगभग 20वें स्तर तक पहुंच चुके थे। एक तृतीय श्रेणी के गिल्ड की कुलीन टीम आसानी से दानव के महल पर हमला करके उसे जीत सकती थी और दानव का हृदय प्राप्त कर सकती थी। हालांकि ईश्वर के क्षेत्र में मौजूद गिल्डों के लिए यह एक असंभव कार्य था। दानव के महल पर हमला करने के लिए कम से कम 20 खिलाड़ियों की एक टीम आवश्यक थी। इसके अलावा उनका स्तर लगभग 12 या 13 होना चाहिए था और उनके पास पर्याप्त उपकरण होने चाहिए थे। अन्यथा दानव के महल पर हमला करना केवल एक सपना ही रह जाता। लगता है मुझे जल्दी से एक टीम बनानी होगी। शी फैंग के मन में अब एक लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। कुछ दिनों बाद होने वाला फेलोशिप पार्टी कार्यक्रम शी फैंग के लिए नए सदस्यों की भर्ती करने का एक अच्छा अवसर था। अगर उसके पास पर्याप्त पूंजी होती तो वह एक शक्तिशाली टीम बना सकता था। उस समय दानव महल पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता। शी फैंग को जाते देख वेस्टमैन को अचानक कुछ सूझा। उसने शी फैंग को पुकारते हुए कहा, युवक, एक पल रुको। मुझे अभी भी तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। शी फैंग को अचानक बुलाए जाने पर आश्चर्य होने लगा। आखिरकार वेस्टमैन एक चौथे स्तर का जादूगर और व्हाइट रिवर सिटी का तानाशाह था। वह जो भी वस्तु देता, शी फैंग के लिए उसके असीमित उपयोग होते। हालात चाहे जैसे भी हो, मेरे अच्छे दोस्त ने तुम्हें भेजा है। ये चीज और ये चिट्ठी लो, इन्हें मास्टर सेलियोरा को सौंप दो। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। वेस्टमैन ने एक गहरे लाल रंग का क्रिस्टल और एक चिट्ठी निकाली और शी फैंग को दे दी। लॉर्ड वेस्टमैन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं इस समझौते को जल्द से जल्द पूरा कर लूंगा, शी फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। सिस्टम राक्षस का हृदय नामक विशिष्ट खोज स्वीकार कर ली गई है। मिशन का विवरण, दानव के महल में जाओ और वेस्टमैन के लिए दानव का हृदय प्राप्त करो। मिशन के पुरस्कार, अज्ञात। सिस्टम, सेलियोरा की खोज नामक गुप्त मिशन स्वीकार कर लिया गया है। मिशन का विवरण, व्हाइट रिवर सिटी में सेलियोरा को ढूंढें और उसे वे वस्तुएं सौंप दें जो वेस्टमैन ने आपको दी हैं। मिशन के पुरस्कार, अज्ञात। पब फ्यूचर एड्स। तुरंत ही शी फैंग को 2 बहुमूल्य कार्य प्राप्त हुए। ये दोनों कार्य किसी भी उच्च स्तरीय कार्य से कहीं अधिक अद्भुत थे, विशेष रूप से अद्वितीय कार्य। शी फैंग द्वारा इसे पूरा करने पर उसे चौंका देने वाले पुरस्कार मिल सकते थे। चूंकि उसे कार्य मिल चुका था, इसलिए शी फैंग यहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तुरंत नगर पालिका से निकला, एक घोड़ा गाड़ी बुलाए और व्हाइट रिवर सिटी के मुक्त क्षेत्र की ओर तेजी से चल पड़ा। वेस्टमैन ने जिस व्यक्ति सेलियोरा को खोजने के लिए कहा था, वह एक मास्टर फोर्जर थी। व्हाइट रिवर सिटी में बहुत कम खिलाड़ी सेलियोरा की प्रसिद्धि के बारे में जानते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि सेलियोरा असाधारण नहीं थी। इसके विपरीत सेलियोरा फोर्जिंग की दुनिया में एक जीनियस के रूप में जानी जाती थी। सेलियोरा बहुत कम उम्र में ही मास्टर फोर्जर बन गई थी और वह ग्रैंड मास्टर फोर्जर बनने से बस एक कदम दूर थी। हालांकि सेलियोरा गुमनाम रहना पसंद करती थी, इसलिए बहुत कम लोग उसके अस्तित्व से अवगत थे। शी फैंग उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक था जो सेलियोरा के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, शी फैंग को यह भी पता था कि सेलियोरा कहाँ रहती है। वेस्टमैन द्वारा दिया गया हिडन क्वेस्ट अन्य खिलाड़ियों को परेशान कर सकता था, लेकिन शी फैंग को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। डायमंड्स हॉट नामक विशिष्ट मिशन को शी फैंग फिलहाल छोड़ ही सकता था। उसके पास डार्कनेस डिसेंट्स नामक महाकाव्य मिशन भी था। हालांकि शार्लिन भी व्हाइट रिवर सिटी में थी, लेकिन शी फैंग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह 10 सोने के सिक्कों का सूचना शुल्क भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने इसे भी फिलहाल छोड़ ही दिया। इसके अलावा डायमंड्स हॉट क्वेस्ट की तुलना में एक एपिक क्वेस्ट को पूरा करना कहीं अधिक कठिन था। अगर शी फैंग को महाकाव्य खोज को पूरा करने का सुराग मिल भी जाता, तब भी वह इसे पूरा करने में असमर्थ होता। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह इसे अभी के लिए टाल दे। वैसे भी उसके पास इसे पूरा करने के लिए 30 दिन थे और समय सीमा अभी काफी दूर थी।
अपनी शक्ति को और बढ़ाने के बाद उसके लिए इस खोज को पूरा करने में देर नहीं होगी। लगभग 20 मिनट बाद शी फैंग आखिरकार मुक्त क्षेत्र के भीतर स्थित एक बहुत छोटी सी लोहार की दुकान पर पहुंचा। इस लोहार की दुकान का लकड़ी का दरवाजा अभी भी बंद था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे देखता तो वह सोचता कि या तो ये दुकान आम जनता के लिए बंद है या अब चालू नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इस जगह पर नहीं आता। 60 तांबे का ढुलाई शुल्क चुकाने के बाद शी फैंग साधारण सी दिखने वाली लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी शी फैंग को कोई जवाब नहीं मिला। नमस्कार मास्टर सेलियोरा, मुझे लॉर्ड वेस्टमैन ने यहाँ भेजा है। मेरे पास मजिस्ट्रेट का आपके लिए एक पत्र है। अगर शी फैंग लोहारखाने में जबरदस्ती घुस जाता तो भले ही वह काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहता और कोई जवाब न मिलता, और भले ही वह एक कुलीन व्यक्ति होता, फिर भी पहरेदार उसे पकड़कर लंबे समय के लिए जेल में डाल देते। इसलिए शी फैंग के पास वेस्टमैन जैसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का इस्तेमाल करके सेलियोरा को बाहर बुलाने का ही विकल्प था। इस तरह सेलियोरा अनजान होने का नाटक नहीं कर पाती। कुछ समय बाद आखिरकार घर में कुछ हलचल हुई। काचिक मोटा लकड़ी का दरवाजा खुला और काले चमड़े की कमीज पहने एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकली। बड़े वी आकार के कॉलर के नीचे से उसका सुडौल सीना झलक रहा था। उस खूबसूरत महिला ने बेहद छोटी चमड़े की पैंट पहनी हुई थी, जिससे उसकी लंबी और पतली टांगें दिखाई दे रही थीं। उसकी त्वचा स्वस्थ गेहूं के रंग की थी और उसके काले बाल उसकी पतली और कोमल कमर तक लहरा रहे थे। उसका पूरा शरीर एक जंगली आकर्षण बिखेर रहा था। उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में जालसाजी की मास्टर सेलियोरा थी। अगर ब्लैकी इस दृश्य को शी फैंग के सामने देख पाता तो वह सीटी बजाकर उसकी प्रशंसा करता और उसके मुंह से लार टपकने लगती। लेकिन शी फैंग को ऐसे दृश्य की लंबे समय से आदत हो चुकी थी। सेलियोरा ढलाई की दुनिया की काली गुलाब थी और वह ढलाई करने वाली कारीगरों में से एक दुर्लभ सुंदरी थी। आखिरकार अधिकांश ढलाई करने वाले हटे-कट्टे, ताकतवर और बर्बर होते थे, जबकि सेलियोरा एक युवा, आकर्षक और मोहक सुंदरी थी। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे वह चीज पकड़ा दो और चले जाओ, सेलियोरा ने अधीरता से कहा और शी फैंग की ओर देखा। सेलियोरा को इस तरह बोलते हुए सुनकर शी फैंग को ये शब्द बेहद जाने पहचाने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इन्हें पहले कहीं सुना हो। कुछ देर सोचने के बाद शी फैंग को अचानक कुछ याद आया। क्या वह आमतौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था? ये वह पत्र है जो लॉर्ड वेस्टमैन चाहते थे कि मैं तुम्हें दूं। शी फैंग ने पत्र निकाला और उसे सेलियोरा को सौंप दिया। सेलियोरा को पत्र मिला। पत्र पर एक नज़र भी डाले बिना उसने मनमाने ढंग से कहा, अब तुम वापस जा सकते हो। सेलियोरा ने लकड़ी का दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। शी फैंग तुरंत अवाक रह गया, हालांकि वह सेलियोरा के व्यक्तित्व से लंबे समय से परिचित था। वह यह मानने से खुद को रोक नहीं सका कि हर गुरु का अपना एक अनोखा व्यक्तित्व होता है। सेलियोरा भी इसका अपवाद नहीं थी। हालांकि शी फैंग ने अपने पिछले जीवन में सेलियोरा को अपने वश में कर लिया था, इसलिए अब ऐसा न कर पाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना तकिया कलाम मैं व्यस्त हूं सेलियोरा से सीखा था। तो मैं चलता हूं, ये कहते हुए शी फैंग ने वेस्टमैन द्वारा दिया गया ज्वाला लाल रंग का क्रिस्टल निकाला। जाते समय वह क्रिस्टल से खेलने लगा। गहरे लाल रंग के क्रिस्टल से चकाचौंध भरी लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, आसपास की अग्नि प्रकार की ऊर्जा क्रिस्टल के चारों ओर तेजी से एकत्रित होने लगी। गहरे लाल रंग की चमक और भी तेज हो गई, जिससे सभी देखने वालों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। रुको, सेलियोरा ने अचानक शी फैंग को पुकारा। मास्टर सेलियोरा, क्या आपका कोई और काम है? शी फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस समय सेलियोरा की बड़ी बड़ी आंखें शी फैंग के हाथ में मौजूद चमकीले लाल क्रिस्टल पर टिकी हुई थीं। वह एक मोहित नन्ही बिल्ली के बच्चे की तरह थी और उसकी आंखें शी फैंग के हाथ में चमकीले लाल क्रिस्टल की हलचल को बड़े चाव से देख रही थी, ऊपर नीचे घूम रही थीं। हालांकि सेलियोरा का व्यक्तित्व कुछ हद तक अजीब था, लेकिन उसे भी उसी आम समस्या का सामना करना पड़ा जिसका सामना सभी जालसाज करते हैं, यानी दुर्लभ जालसाजी सामग्री की लालसा। वहां एक भी ऐसा जालसाज नहीं था जो अपने जीवन काल में पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध होने वाली कोई वस्तु बनाना न चाहता हो। इस बीच ऐसी वस्तु बनाने के लिए अतुलनीय रूप से कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए शी फैंग के हाथों में मौजूद अगाध तलवार को ही ले लीजिए। पूरे महाद्वीप में इसकी प्रसिद्धि फैलाने के लिए प्रसिद्ध लोहार ओलिसिस ने इसके निर्माण में मुख्य सामग्री के रूप में काले ड्रैगन राजा के दांत का उपयोग किया था। ब्लैक ड्रैगन किंग कौन था? वह ड्रैगनों का राजा था जो विनाश का प्रतीक था।
वह एक भयानक प्राणी था जो ईश्वर के सबसे करीब था। उसकी एक सांस ही लाखों निवासियों वाले शहर को नष्ट कर सकती थी। वह एक ऐसा भयावह अस्तित्व था जो अकेले ही पूरे राज्य को तबाह कर सकता था। इस बीच अगाध तलवार के निर्माण के लिए उस भयानक प्राणी के शरीर का सबसे कीमती दांत आवश्यक था। अंततः अगाध तलवार के निर्माण के बाद ये ईश्वर के क्षेत्र की 36 प्रसिद्ध तलवारों में से एक बन गई। अगाध तलवार के अस्तित्व ने ईश्वर के पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया और हजारों वर्षों के बाद भी इसकी शक्ति असीम बनी हुई है। क्या आप मुझे वह वस्तु बेच सकते हैं? सेलियोरा ने पूछा। उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ था और उसकी आवाज में पूर्ण परिवर्तन आ गया था। शी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सचमुच खेद है मास्टर सेलियोरा, लेकिन लॉर्ड वेस्टमैन चाहते थे कि मैं यह वस्तु आपके पास लाऊं ताकि आप मेरे लिए एक वस्तु बना सकें। हालांकि चूंकि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए मैं मास्टर प्राउस्ट से मिलने जा रहा हूं और देखूंगा कि क्या वे मेरी इच्छित वस्तु बना सकते हैं। क्या तुम सचमुच ये कीमती सामान उस बूढ़े कमीने प्राउस्ट को देने जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी बर्बादी कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई वस्तु बनानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और क्योंकि तुम तलवारबाज हो, इस सामान से मैं आसानी से एक बढ़िया क्वालिटी का धधकती उल्कापिंड बना सकता हूं। अगर तुम ये सामान उस बूढ़े कमीने को दे दोगे तो वह इसे जरूर बर्बाद कर देगा। सेलियोरा ने अपनी बादामनुमा आंखों से शी फैंग को घूरते हुए कमर पर हाथ रखे हुए एक क्रोधित शेरनी की तरह लग रही थी। यह दृश्य देखकर शी फैंग स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या कहे। पहले तो सेलियोरा उसके प्रति ठंडी उदासीनता दिखाती थी, लेकिन अब वह इतनी आज्ञाकारी क्यों हो गई? ब्लेजिंग मेटियोर एक ऐसा हथियार था जिसे केवल सेलियोरा ही बनाना जानती थी, और यह उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना भी थी। यह एक ऐसा हथियार था जिसे पाने का सपना सभी तलवारबाज देखते थे। शी फैंग के पिछले जीवन में जो भी तलवारबाज होता था, वह सेलियोरा से अपने लिए एक प्रज्वलित उल्कापिंड बनाने की विनती जरूर करता था। कई खिलाड़ी तो प्रज्वलित उल्कापिंड पाने के लिए दिवालिया होने तक को तैयार थे। शी फैंग, जो उस समय तलवारबाज राजा बन चुका था, भी अपवाद नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से और लंबे समय बाद आखिरकार एक प्रज्वलित उल्कापिंड प्राप्त किया। हालांकि शी फैंग अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था, फिर भी उसने हिचकिचाहट का नाटक करके सेलियोरा को चिढ़ाने की कोशिश की। देखते ही देखते सेलियोरा घबरा गई। अगर उसने सचमुच उस बूढ़े बदमाश प्राउस्ट को इतना बड़ा स्टारफायर क्रिस्टल हासिल करने दिया, तो वह चूहा अक्सर उसके घर आकर दिखावा करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं व्हाइट रिवर सिटी की सबसे बेहतरीन मास्टर फोर्जर हूँ। मैं जो भी चीजें बनाती हूँ वो साधारण नहीं होती। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अपने खास संग्रह से एक दुर्लभ धातु का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक शानदार ब्लेजिंग मेटियोर बनाऊंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अंदर आकर देख लो। सेलियोरा ने जल्दी से शी फैंग को अपनी लोहार की दुकान में खींच लिया और उसे अपनी बनाई हुई उत्कृष्ट कृतियां दिखाईं। घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता था कि घर का बाहरी और आंतरिक भाग लगभग दो बिल्कुल अलग दुनिया थे। घर का बाहरी भाग भले ही जर्जर और साधारण था, लेकिन आंतरिक भाग बेहद सुंदर और भव्य था। उत्तम हथियार और उपकरण क्रिस्टल की अलमारियों में प्रदर्शित किए गए थे। इनमें से एक भी हथियार या उपकरण साधारण गुणवत्ता का नहीं था। ये सभी उत्तम स्वर्ण श्रेणी या उससे भी ऊपर की उत्कृष्ट कृतियां थीं। ये सभी उत्कृष्ट कृतियां इसलिए थीं क्योंकि समान श्रेणी और स्तर की वस्तुओं की तुलना में सेलियोरा द्वारा निर्मित हथियारों और उपकरणों के गुण कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। कैसा है? क्या तुम सबसे ऊपर रखी हुई उस गहरे लाल रंग की विशाल तलवार को देख रहे हो? वह एक महाकाव्य हथियार है जिसे मैंने खुद बनाया है। सेलियोरा ने सीना फुलाते हुए शेखी बघारी। सचमुच ये वैसा ही था जैसा सेलियोरा ने कहा था। इन सभी हथियारों और उपकरणों में सबसे अद्भुत वस्तु लेवल 120 का एपिक हथियार था। ताकत के मामले में यह मेविस के प्रोटेक्शन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह सेलियोरा की अब तक की सबसे बड़ी रचना थी और यह एकमात्र एपिक रैंक की वस्तु थी जिसे उसने बनाया था। सेलियोरा को गढ़ाई जगत की प्रतिभा का खिताब इसलिए मिला था क्योंकि उसने अनजाने में इस महाकाव्य हथियार का निर्माण किया था। दरअसल किसी भी गढ़ाई करने वाले के लिए जानबूझकर महाकाव्य हथियार बनाना लगभग असंभव था, क्योंकि एक मास्टर गढ़ाई करने वाले की सफलता दर भी बेहद कम थी। सामान्यतः केवल ग्रैंडमास्टर गढ़ाई करने वाले ही यह उपलब्धि हासिल कर सकते थे। दुर्भाग्य से सेलियोरा एक ऐसी स्थिति में फंसी हुई थी जहां से वह ग्रैंडमास्टर गढ़ाई करने वाली बनने से बस एक कदम दूर थी। इसलिए सेलियोरा नहीं चाहती थी कि कोई उसे परेशान करे, क्योंकि वह व्हाइट रिवर सिटी के मुक्त क्षेत्र में छिपी हुई थी और लगातार लोहार की कला पर शोध कर रही थी।
अब आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी अद्भुत हूं, है ना? उन पुराने छिपे हुए राक्षसों को छोड़कर गहराई की तकनीकों में कोई और मुझे हरा नहीं पाया है। सेलियोरा मुस्कुराई, उसकी नजर शी-फैन के हाथ में मौजूद स्टारफायर क्रिस्टल पर वापस टिक गई। अपनी तकनीकों और स्टारफायर क्रिस्टल के साथ, मैं गारंटी देती हूं कि मैं एक असाधारण धधकती उल्कापिंड बना सकती हूं। इसके अलावा, क्योंकि लॉर्ड वेस्टमैन ने आपको मेरे पास भेजा है, इसलिए मैं आपकी मदद करने में अपना पूरा प्रयास करूंगी। शी-फैंग ने सेलियोरा की बातों पर बस मुस्कुरा दिया। उसने स्टारफायर क्रिस्टल सेलियोरा को सौंपते हुए धीरे से कहा, तो अब मैं आपको परेशान करूंगा, मास्टर सेलियोरा। स्टारफायर क्रिस्टल मिलते ही सेलियोरा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुरंत ही वह अपने निर्माण कक्ष की ओर दौड़ पड़ी, और उसका इरादा तुरंत ही ब्लेजिंग मेटियोर बनाने का था। मास्टर सेलियोरा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, शी-फैंग ने जल्दी से कहा। क्या बात है? कहीं तुम अपना वादा तो नहीं तोड़ रही? सेलियोरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह अपने हाथों में मौजूद स्टारफायर क्रिस्टल को छोड़ने के लिए बेहद अनिच्छुक थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मास्टर सेलियोरा। मुझे लगता है कि यह वस्तु आपके काम आ सकती है। शी-फैंग ने सिस्टम रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त रूनिक स्टील का एक टुकड़ा निकाला। ये वस्तु गहराई की सफलता दर को बढ़ा सकती थी, और साथ ही गढ़ी गई वस्तु के गुणों को बढ़ाने की भी संभावना थी। रूनिक स्टील को देखकर सेलियोरा को गहरा सदमा लगा। उसने तुरंत शी-फैंग के हाथों से उसे छीन लिया। फिर वह अपनी मोहक निगाहों से शी-फैंग को निहारने लगी, उसकी कोमल जीभ उसके होठों पर फिर रही थी। खिलखिलाते हुए उसने कहा, अरे वाह! मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतने सारे अनमोल खजाने होंगे। और क्या क्या है? सबको बाहर निकालो। ठीक है, फिर मेरे पास अभी भी एक वस्तु है जो मैं तुम्हें अस्थायी रूप से उधार दे सकता हूँ। सेलियोरा की उत्सुक निगाहों को देखकर शी-फैंग कड़वी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने गहराई की किताब निकाली। अचानक शी-फैंग के हाथों में मौजूद गहराई की किताब पर नजर पड़ते ही सेलियोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह गहरे सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। यह तो स्वयं गहराई के देवता द्वारा लिखी गई गहराई की पुस्तक है। तुम्हारे पास यह वस्तु क्यों है? सेलियोरा बेहद हैरान थी और बोलते समय उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। उसने तुरंत गहराई की पुस्तक छीन ली और उसे पढ़ने लगी। मास्टर सेलियोरा, मुझे विश्वास है कि आप भी जानते हैं कि यह वस्तु कितनी कीमती है। मैं इसे आपको अस्थायी रूप से उधार दे सकता हूं, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसका सही उपयोग करेंगे और एक उत्कृष्ट कृति बनाएंगे। शी-फैंग को धधकते उल्कापिंड से बहुत उम्मीदें थीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा एनपीसी खिलाड़ियों की वस्तुओं को चुरा नहीं सकते थे। सच में, सेलियोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उत्साह से शी-फैंग पर झपटी और उसे चूम लिया। फिर उसने गहराई की किताब उठाई और अपने निजी गहराई कक्ष में चली गई। यहाँ थोड़ी देर रुकिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। शी-फैंग स्तब्ध रह गया। हालांकि वह बहुत जल्दी संभल गया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। सेलियोरा को एक उपकरण बनाने में काफी समय लगा। चूंकि शी-फैंग के पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए उसने व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक के लग्जरी संस्करण को और बेहतर बनाने का काम जारी रखा। आखिरकार उसके पास व्हाइट रिवर सिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। हालांकि उसने इसे प्रकाशित करने की योजना बना ली थी, लेकिन वह कुछ ही वाक्यों में सब कुछ समझा नहीं सकता था। समय का पता ही नहीं चला और शी-फैंग के व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद से 2 घंटे बीत चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में मौजूद विभिन्न गिल्ड पूरी तरह सक्रिय थे। वे लगातार धार तेज करने वाले पत्थरों की खरीद बिक्री कर रहे थे और साथ ही साथ उच्च स्तरीय राक्षस क्षेत्रों में जमकर अभ्यास कर रहे थे। स्नो, यहाँ खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी लेवलिंग की गति बहुत धीमी हो रही है। क्यों न हम लेवल बढ़ाने के लिए ग्लूमी वैली चले? एक ही ट्रिपल फ्लेम बैराज से झाओ युएरू ने कम एचपी वाले लेवल 10 शैडो वेयरवुल्फ को खत्म कर दिया। फिर वह जेंटल स्नो की ओर मुड़ी और बोली, शुरुआत में इस लेवल 10 वाले इलाके में इतने खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन शी-फैंग की वजह से लेवल 8 और लेवल 9 के खिलाड़ी आने लगे और इलाका भर गया। हर क्षेत्र में लेवल बढ़ाने के संसाधन सीमित थे और हर अतिरिक्त खिलाड़ी के आने से उन संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती थी। संसाधनों में कमी के साथ स्वाभाविक रूप से लेवल बढ़ाने की गति भी धीमी हो जाती थी। इसलिए झाओ युएरू ने ग्लूमी वैली जाने का सुझाव दिया, जो इससे भी ऊंचे स्तर का एक राक्षसी इलाका था। ग्लूमी वैली लेवल 11 से 14 के राक्षसों का इलाका था। उनके मौजूदा उपकरणों से वे लेवल 11 और 12 के राक्षसों का सामना कर सकते थे।
बस खतरा काफी बढ़ जाता। हालांकि वहां उनकी लेवलिंग की गति इस जगह की तुलना में कहीं अधिक तेज होती। ग्लूमी वैली उनके वर्तमान स्थान से बहुत कम दूरी पर थी। अगर वे जल्दी करते तो वे आधे घंटे में वहां पहुंच सकते थे। अगर वे स्पीड स्क्रॉल का इस्तेमाल करते तो वे लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच जाते। जेंटल स्नो ने अपने आसपास देखा और पाया कि खिलाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, ये सभी खिलाड़ी विभिन्न बड़े गिल्डों के कुलीन सदस्य थे। चाहे वे राक्षसों को लुभा रहे हों या छीन रहे हों, वे सभी बेहद अनुभवी थे। परिणामस्वरूप उपलब्ध राक्षसों की संख्या कम हो गई और उनकी वर्तमान लेवलिंग गति शुरुआती गति से आधी से भी कम हो गई। यहाँ एकत्रित खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। यदि यही स्थिति बनी रही तो वे यहाँ 7 से 8 घंटे अभ्यास करने के बाद भी लेवल 10 तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हमें धार तेज करने वाले पत्थरों का नया जत्था मिलेगा, हम उदास घाटी की ओर चलेंगे। जेंटल स्नो ने बोलते हुए अपने हथियार की मजबूती देखी। केवल 9 अंक बचे थे। चूंकि उसका हथियार गुप्त चांदी श्रेणी का था, इसलिए वह इसकी मजबूती के चरम पर पहुंचने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक इसका इस्तेमाल कर सकती थी। इसी क्षण जेंटल स्नो के कम्युनिकेटर की घंटी बजी। शुरू में तो जेंटल स्नो ने बिना ज्यादा सोचे समझे कॉल को रिजेक्ट करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने देखा कि कॉल करने वाला शी फैंग है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इससे पहले जब शी फैंग व्हाइट रिवर सिटी में दाखिल हुआ था, तब उसने भी शी फैंग से संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि शी फैंग ने तुरंत ही सभी संचार माध्यम बंद कर दिए थे, जिससे उसके पास उससे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह केवल उसे संदेश भेज सकती थी। अब जब वह खुद उससे संपर्क कर रहा था, तो संभव है कि उसने आखिरकार उसका संदेश देख लिया हो। चूंकि शी फैंग ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, इसलिए जेंटल स्नो ने कॉल अस्वीकार नहीं की। वैसे भी नए वेटस्टोन के आने में अभी कुछ समय बाकी था। व्यस्त आदमी, आखिरकार तुम्हें मुझसे संपर्क करने का समय मिल गया। कॉल कनेक्ट होने के बाद जेंटल स्नो ने धीरे से हंसते हुए कहा, आप मजाक कर रही हैं मिस स्नो। इस मामले में मैं भी बेबस हूं। मुझे डर था कि मेरा कम्युनिकेटर लगातार बजता रहेगा और मेरा ध्यान भटकाएगा, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। क्या मैंने अपना काम खत्म करने के तुरंत बाद मिस स्नो से संपर्क नहीं किया था? शी फैंग मुस्कुराए। जेंटल स्नो के लहजे से शी फैंग को कुछ हद तक उसकी पीड़ा का अंदाजा हो गया। हालांकि वह इस स्थिति में पूरी तरह से असहाय था। व्हाइट रिवर सिटी पर कब्जा करने में उसे काफी समय लग गया था। इतना ही नहीं, उसे और भी समय बर्बाद करने की जरूरत थी। आखिरकार अगर वह व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक प्रकाशित कर देता, तो दूसरे लोग उस पर बहुत शक करने लगते। बिना समय बर्बाद किए वह जांच कैसे कर पाता? अगर वह बिना किसी पूर्व जांच के गाइडबुक बना देता तो यह अजीब बात होती कि किसी को उस पर शक न होता। इसलिए शी फैंग ने जानबूझकर संपर्क स्थापित करने से पहले इतना लंबा समय लिया, जिससे दूसरों को ये लगे कि उसने इस समय का उपयोग व्हाइट रिवर सिटी का निरीक्षण करने के लिए किया है। चूंकि तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो, इसका मतलब है कि तुमने व्हाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी वाला मेरा संदेश देख लिया है। तुम्हारे क्या विचार हैं? कीमत बताओ, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, जेंटल स्नो ने गंभीरता से कहा। अगर उसे व्हाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी मिल जाती तो वह पहले से तैयारी कर सकती थी। इस तरह उन्हें अन्य गिल्डों पर काफी बढ़त मिल सकती थी। पैसों की बात करें तो वह शायद ही कभी इस पर ध्यान देती थी। इसके अलावा उसे विश्वास था कि शी फैंग यूं ही मनमाने ढंग से कोई कीमत नहीं तय करेगा। मैंने व्हाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी से भरी एक गाइडबुक तैयार कर ली है। गाइडबुक 2 संस्करणों में विभाजित है, एक सरल संस्करण और एक विस्तृत संस्करण। मैं कुछ समय बाद इन्हें आधिकारिक मंचों पर प्रकाशित और बेचने के लिए तैयार हूं, शी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। जेंटल स्नो शी फैंग की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे यह मानना ही पड़ा कि शी फैंग व्यापारिक अवसरों को पहचानने में बहुत माहिर है। अगर शी फैंग ने सचमुच ऐसा किया है तो व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में उसकी पहचान के साथ साथ व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक्स की वैधता भी निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। विभिन्न बड़े गिल्ड्स इसके लिए होल्ड करेंगे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भी शी फैंग की व्यावसायिक कुशलता की प्रशंसा करती थी। व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र में अनगिनत गिल्ड थे, छोटे बड़े सभी। एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 1000 से भी अधिक थी। अगर शी फैंग इनमें से प्रत्येक गिल्ड से केवल 1000 क्रेडिट भी कमाता तो भी वह 10 लाख क्रेडिट से कहीं अधिक कमा सकता था। जब उसने शी फैंग को एक सरल संस्करण का जिक्र करते सुना तो ये स्पष्ट था कि यह औसत खिलाड़ियों के लिए था।
निश्चित रूप से अनगिनत खिलाड़ी इसे खरीदेंगे, इसलिए शी फैंग उनसे भी अच्छी खासी कमाई करेगा। कुछ ही घंटों में जानकारी इकट्ठा करके व्हाइट रिवर सिटी के नंबर 1 का खिताब हासिल करने के अलावा शी फैंग ने एक ही रात में करोड़ों का शुद्ध लाभ कमा लिया था। शायद ऐसा कारनामा सिर्फ शी फैंग ही कर सकता था। मुझे आपका विचार बहुत पसंद आया, लेकिन मैं ये जानकारी पहले से प्राप्त करना चाहता हूँ। बेशक, मैं इसके लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी के प्रकाशन में 3-4 घंटे की देरी कर सकें। मैं न केवल जानकारी को उच्च कीमत पर खरीदूंगा, बल्कि विलंब शुल्क के रूप में 10 लाख क्रेडिट भी देने को तैयार हूँ। क्या ये संभव होगा? जेंटल स्नो ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या ये 10 लाख क्रेडिट का स्थगन शुल्क है? शी फैंग सचमुच हैरान रह गया। असल में जेंटल स्नो से संपर्क करने का उसका इरादा केवल व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक को उसे पहले से बेचना था। उसने सोचा भी नहीं था कि जेंटल स्नो ऐसा कदम उठाएगी। वह उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना किए बिना नहीं रह सका। दरअसल, अगर जेंटल स्नो कोई भुगतान न भी करे तो भी वह गाइडबुक के प्रकाशन में 2-3 घंटे की देरी कर देगा। इस तरह गाइडबुक की विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी। साथ ही इससे उन गिल्डों की तात्कालिकता भी बढ़ जाएगी। आखिरकार वे पहले ही लेवल 10 तक पहुंचने के करीब थे, इसलिए उन्हें व्हाइट रिवर सिटी के बारे में जानकारी की सख्त जरूरत थी। क्या ये काफी नहीं है? तो फिर 2 मिलियन काफी होंगे, है ना? जेंटल स्नो ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसे लगा कि शी फैंग पैसों के लिए कुछ ज्यादा ही लालची है। नहीं, 10 लाख काफी है। बस, मुझे आश्चर्य है कि आपको सरल संस्करण चाहिए या विलासितापूर्ण संस्करण। शी फैंग ने हंसते हुए मजाक किया। क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? जितना ज्यादा विस्तार से बताओगे उतना ही अच्छा होगा। जेंटल स्नो ने शी फैंग पर अपनी आंखें घुमाई। वह एक्सटेंशन फीस के तौर पर 10 लाख क्रेडिट खर्च करने को भी तैयार थी, तो क्या उसके पास कभी इतने पैसे की कमी भी हो सकती है? तो ये उसका लग्जरी वर्जन है। मैं इसे 20,000 क्रेडिट्स में बेच रहा हूँ। दरअसल मेरे पास गाइडबुक का एक सुपर लग्जरी वर्जन भी है। क्या मिस स्नो को इसमें दिलचस्पी होगी? शी फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक अति विलासितापूर्ण संस्करण, इसके लिए आप कितने पैसे चाहते हैं? जेंटल स्नो ने थोड़ा तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया। 1 मिलियन, शी फैंग ने गंभीरता से कहा। लग्जरी संस्करण 20,000 क्रेडिट में बिक रहा है, लेकिन आप अति लग्जरी संस्करण को 10 लाख क्रेडिट में बेच रहे हैं। क्या आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं? जेंटल स्नो ने आरोप लगाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे बनाने में अपना खून पसीना बहाया है। अगर आपको यह नहीं चाहिए तो ठीक है, आप चाहें तो इसका लग्जरी वर्जन भी खरीद सकते हैं। शी फैंग ने इरादों से भरी बातें कह रहा था। वह बेहद शानदार संस्करण में कुछ वाकई महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ता था। उदाहरण के लिए, खुद को जल्दी विकसित करने के तरीके और व्हाइट रिवर सिटी में उपलब्ध विभिन्न दैनिक कार्यों के बारे में जानकारी, जिनसे किसी का स्तर और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ सकती थी। हालांकि यह बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, फिर भी इससे मिलने वाली मदद काफी महत्वपूर्ण थी। ये जेंटल स्नो को अन्य गिल्डों से काफी आगे निकलने के लिए पर्याप्त थी। असल में शी फैंग का इरादा इस जानकारी को बेचने का नहीं था। हालांकि जेंटल स्नो एक थोड़ा विशेष मामला था। मुख्य कारण ये था कि ओरोबोरोस, जिस गिल्ड से जेंटल स्नो जुड़ी थी, उसका उससे कोई टकराव नहीं था। आखिरकार ओरोबोरोस की मुख्य शक्ति राजधानी स्टार मून सिटी में केंद्रित थी। जेंटल स्नो को अपनी उन्नति के लिए देर सवेर राजधानी जाना ही था। फिलहाल उसने जेंटल स्नो को सिर्फ एक मदद की पेशकश की। भविष्य में अगर उसे कभी कोई परेशानी आती है तो शायद वह जेंटल स्नो से मदद भी ले सके। आखिरकार व्हाइट रिवर सिटी में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होने वाली थी। अगर कोई बड़ा गिल्ड जानबूझकर उसके गिल्ड को निशाना बनाए, जबकि वह अपने कामों में इतना व्यस्त हो कि उसे काम का बोझ बहुत ज्यादा हो, तो वह जेंटल स्नो से सहायता मांग सकता था। जेंटल स्नो के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। इसके अलावा शी फैंग के ऐसा करने का एक और कारण ये था कि वह अपना ध्यान खुद से हटाना चाहता था। विनाश हमेशा महान लोगों का पीछा करता है। यदि आसपास कोई और अधिक उत्कृष्ट हस्ती होती तो विभिन्न बड़े गिल्ड शी फैंग से अपना ध्यान हटाकर उस हस्ती पर केंद्रित कर देते। शी फैंग अपने इस कदम से एक तीर से 2 निशाने साध सकता था, और अब केवल जेंटल स्नो का निर्णय ही अंतिम बाधा के रूप में बचा था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जेंटल स्नो ने एक गहरी आह भरते हुए कहा, ठीक है, तो मैं इसे खरीद लूंगी। आप इसे मुझे कब दे सकती हैं? आधे घंटे में, शी फैंग ने पुष्टि की। अच्छा, तो मैं उस समय आपको पैसे भेज दूंगी। जेंटल स्नो ने कॉल काट दी। जेंटल स्नो के बगल में खड़ी झाओ युएरू ने बातचीत का हर शब्द सुना था।
हैरान होकर उसने पूछा, स्नो, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं, लेकिन ये फैंग भले ही कुछ गिने चुने उच्च स्तरीय विशेषज्ञों में से एक है, पर कुछ ही घंटों में उसने इतनी सारी जानकारी कैसे जुटा ली? और तो और, उस जानकारी की कीमत 10 लाख क्रेडिट है। वह साफ तौर पर हमसे जल्दी पैसा कमाना चाहता है। ये फैंग बेईमान है। हमने उसकी बहुत मदद की है और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड द्वारा उसे निशाना बनाए जाने के मामले को भी सुलझाया है। निर्णय लेने से पहले एक बार देख लेते हैं, जेंटल स्नो ने आह भरी। असल में उससे भी इस जानकारी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अगर सच में इसमें कुछ उपयोगी जानकारी होती तो कम से कम उसे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके बाद शी फैंग ने भी असैसिन्स एलायंस के स्टैबिंग हॉट के साथ इसी तरह का सौदा किया। हालांकि इस बार उन्होंने अति शानदार सौदा पेश नहीं किया। आखिरकार असैसिन्स एलायंस की मुख्य शक्ति व्हाइट रिवर सिटी में ही केंद्रित थी। उन्होंने स्टैबिंग हॉट के साथ अपनी मित्रता के कारण ही उन्हें पहले से जानकारी दी थी। स्टैबिंग हॉट को ये बात स्वाभाविक रूप से पता थी, इसलिए वह शी फैंग के कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत शी फैंग को 50,000 क्रेडिट देकर आभार व्यक्त किया। साथ ही व्हाइट रिवर सिटी के बारे में ये जानकारी मिलने पर स्टैबिंग हॉट को इतना भरोसा हो गया कि वह उच्च अधिकारियों से व्हाइट रिवर सिटी में मार्शल यूनियन के विकास को रोकने के मामले की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकता था। इस तरह मार्शल यूनियन को शी फैंग से उलझने का समय ही नहीं मिलता। जल्द ही आधा घंटा और बीत गया। शी फैंग ने आखिरकार व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक का अति शानदार संस्करण संकलित और व्यवस्थित कर लिया। फिर उसने इसे जेंटल स्नो, ब्लैकी और अपनी टीम के अन्य सदस्यों को भेज दिया। ब्लैकी की तीव्र विकास गति के कारण टीम का हर सदस्य जल्दी ही लेवल 10 तक पहुंच जाएगा। वे जेंटल स्नो से कहीं अधिक तेज होंगे, इसलिए शी फैंग को ब्लैकी और अन्य सदस्यों को व्हाइट रिवर सिटी के बारे में पहले से ही बेहतर जानकारी देनी पड़ी। अन्यथा व्हाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने के बाद वे भटक जाते। इसी क्षण धातु के बने लोहे के कमरे का दरवाजा खुला और सेलियोरा बाहर निकल आई। जब वह ढलाई कक्ष में दाखिल हुई थी, उसकी तुलना में सेलियोरा अब कहीं अधिक थकी हुई लग रही थी। उसके स्वस्थ गेहूं के रंग की त्वचा पर साफ पसीना आ रहा था और वह ऐसी लग रही थी मानो अभी अभी पानी के कुंड से निकली हो। उसका रूप बेहद मोहक था। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। सेलियोरा ने गढ़ाई की किताब निकाली और बड़ी अनिच्छा से शी फैंग को सौंप दी। फिर उसने एक ज्वाला लाल उड़ने वाला तीर निकाला। इस तीर से निकलने वाली चमकदार लाल रोशनी किसी के भी दिल को मोह लेती थी। महाकाव्य श्रेणी की महान तलवार के अलावा इसे मेरी सबसे बड़ी कृति कहा जा सकता है। सामग्री की गुणवत्ता सीमित होने के कारण यह महाकाव्य श्रेणी तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि ये डार्क गोल्ड श्रेणी से ऊपर है। इसे सुपर डार्क गोल्ड श्रेणी का फेंकने वाला हथियार कहा जा सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। सुपर डार्क गोल्ड रैंक, यह क्या है? शी फैंग संदेह से भर गया। अगर यह डार्क गोल्ड था तो डार्क गोल्ड ही था। अगर यह एपिक था तो एपिक ही था। सुपर डार्क गोल्ड रैंक क्यों होगी? सेलियोरा के कहने का मतलब समझ में आया कि इस आइटम में इन दोनों रैंकों के बीच की कोई खास खूबी है। शी फैंग की यादों में सुपर डार्क गोल्ड रैंक का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अगर सेलियोरा जैसे माहिर जालसाज ने इसे ऐसा कहा तो यह वही था। लेकिन इस धधकते उल्कापिंड में आखिर किस तरह के गुण होंगे? क्या आपको सुपर डार्क गोल्ड रैंक के बारे में जानकारी नहीं है? ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाने के बाद सेलियोरा बहुत खुश थी, इसलिए उसने समझाया, ये पूरी तरह से समझ में आता है कि आपने इसके बारे में नहीं सुना है। ऐसी बातें केवल ग्रैंड मास्टर फोर्जर रैंक के उन पुराने दिग्गजों को ही पता होती हैं। मुझे भी इसके बारे में संयोग से ही पता चला। सचमुच ईश्वर के क्षेत्र में डार्क गोल्ड के बाद का रैंक एपिक है। हालांकि इन दोनों रैंकों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा कहा जा सकता है कि डार्क गोल्ड रैंक से एपिक रैंक में अपग्रेड होने पर वस्तुओं की गुणवत्ता में जबरदस्त उछाल आता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? शी फैंग ने सिर हिलाकर अपनी गहरी सहमति व्यक्त की। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा सेलियोरा ने कहा था। डार्क गोल्ड उपकरण फाइन गोल्ड उपकरणों से केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। हालांकि विशेषताओं के मामले में एपिक उपकरण डार्क गोल्ड उपकरणों से कई गुना बेहतर थे। उदाहरण के लिए ब्लैकी के हाथों में मौजूद मेविस गार्ड को ही ले लीजिए। ये शी फैंग के हाथों में मौजूद सिल्वर लेक से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, जिसकी विशेषताएं डार्क गोल्ड हथियार के बराबर थीं। एक एपिक हथियार से लैस होते ही ब्लैकी की डैमेज क्षमता और अटैक पावर शी फैंग से कहीं अधिक बढ़ गई। एपिक रैंक के आइटम की शक्ति स्पष्ट थी। ऐसा लगता है कि आप भी इन दोनों रैंकों के बीच के अंतर को समझते हैं। सेलियोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में एपिक रैंक वाली वस्तुओं का एक और नाम होता है। एक और नाम?
शी फैंग ने इसके बारे में पहली बार सुना था। हाँ, बिल्कुल सही, एक और नाम। ये भी मुझे आपकी दी हुई बुक ऑफ फोर्जिंग पर शोध करने और वर्षों से एकत्रित साहित्य से पता चला है। सेलियोरा ने सिर हिलाया। प्राचीन काल में महाकाव्य श्रेणी की वस्तुओं को असाधारण वस्तुएं भी कहा जाता था। इन वस्तुओं के स्वामी के पास ऐसी असीम शक्ति होती थी जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती थी। इसीलिए उन्हें असाधारण कहा जाता था। हालांकि मैंने ब्लेजिंग मेटियोर को बनाने में किसी भी असाधारण सामग्री का उपयोग नहीं किया, इसलिए यह असाधारण वस्तु नहीं बन सकती। फिर भी इसे छद्म असाधारण वस्तु माना जा सकता है। एक छद्म असाधारण वस्तु। शी फैंग को कुछ बातें समझ में आने लगीं। वह ब्लेजिंग मेटियोर के उन गुणों के बारे में और भी उत्सुक हो गया जिन्होंने सेलियोरा को इतना उत्साहित किया था। तो आप खुद ही देख लीजिए। सेलियोरा ने धधकते उल्कापिंड को शी फैंग को सौंपते हुए धीरे से कहा, एक छद्म असाधारण वस्तु वह अधिकतम सीमा है जो मनुष्य अपनी शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इस धधकते उल्कापिंड को एक उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है जो एक असाधारण वस्तु के सबसे करीब है। ये शब्द सुनते ही शी फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वस्तु महाकाव्य श्रेणी की वस्तु के लगभग बराबर थी। संभवतः उसके जादुई हथियार अगाध तलवार के अलावा उसके पास मौजूद कोई भी वस्तु इस धधकते उल्कापिंड का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा पिछले जन्म में उसे जो धधकते उल्कापिंड मिला था वह केवल गहरे स्वर्ण रंग का था। उसे इस जन्म में ऐसी असाधारण वस्तु मिलने की उम्मीद नहीं थी। शी फैंग ने सेलियोरा से तुरंत ही ब्लेजिंग मेटियोर प्राप्त कर लिया और उसके गुणों पर एक नजर डाली। ब्लेजिंग मेटियोर फेंकने वाला हथियार डार्क गोल्ड रैंक। आवश्यक उपकरण शक्ति 120, चपलता 140। आक्रमण शक्ति खिलाड़ी की ताकत तारांकन 2। ताकत जोड़ 5-0, चपलता जोड़ 6-5, सहन शक्ति जोड़ 1-0। आक्रमण गति जोड़ 5। अधिकतम फेंकने की दूरी 45 गज। स्तरों को अनदेखा करें जोड़ 8। आक्रमण गति में 15% की वृद्धि हुई। हमला करते समय लक्ष्य के बचाव को नजरअंदाज करने की 35% संभावना। चौगुनी प्रेत शक्ति प्रभाव को सक्रिय करने की 30% संभावना है। प्रत्येक प्रेत शक्ति 50% ज्वाला क्षति पहुंचाती है। नॉकबैक प्रभाव सक्रिय होने की 10% संभावना है। बर्निंग फ्लेम्स प्रभाव सक्रिय होने की 5% संभावना है, जिससे लक्ष्य को 10 सेकंड तक हर सेकंड 200 ज्वाला क्षति होती है। ये प्रभाव अधिकतम 5 बार तक जमा हो सकता है। अतिरिक्त कौशल ज्वाला देवता का क्रोध। 40 तारांकन 3 गज के क्षेत्र में मौजूद दुश्मनों को शारीरिक और ज्वाला क्षति पहुंचाता है। पहले लक्ष्य को 900% क्षति पहुंचाता है और प्रत्येक अगले दुश्मन पर लगने पर क्षति 10% कम हो जाती है, जो न्यूनतम 500% क्षति तक पहुंचती है। कूलडाउन 3 मिनट। ब्लेजिंग मेटियोर को ग्रैंड मास्टर फोर्जर सेलियोरा ने बनाया था। सीमित सामग्री के कारण ये केवल एक छद्म असाधारण वस्तु है जिसकी शक्ति नश्वर मनुष्यों की शक्ति की चरम सीमा तक ही सीमित है। एपिक रैंक की अग्नि प्रकार की सामग्री एकत्रित करने के बाद ब्लेजिंग मेटियोर को एपिक रैंक की वस्तु में पुनः ढाला जा सकता है। उपयोगकर्ता प्रतिबंध। ये फैंग ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। इन विशेषताओं को देखकर शी फैंग तुरंत अचंभित हो गया। एक असाधारण वस्तु से जैसी उम्मीद थी, ये साधारण डार्क गोल्ड श्रेणी की वस्तुओं से कहीं बेहतर थी। जैसे ही शी फैंग की विशेषताएं आवश्यक स्तर तक पहुंचती और वह ब्लेजिंग मेटियोर धारण करता, उसकी शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाती। धधकते उल्कापिंड को प्राप्त करने के बाद शी फैंग को अंततः यह एहसास हुआ कि वह एक सच्चा तलवारबाज है। स्वॉर्ड्समैन क्लास के 2 प्रकार थे, 2 तलवारें चलाने वाले स्वॉर्ड्समैन और 2 हाथों से तलवार चलाने वाले स्वॉर्ड्समैन। साथ ही एक स्वॉर्ड्समैन लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार भी इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि स्वॉर्ड्समैन मूल रूप से हाथापाई करने वाला वर्ग था, इसलिए उनके दूर से किए जाने वाले हमले उतने शक्तिशाली नहीं थे। अधिकांश स्वॉर्ड्समैन खिलाड़ी दूर से मार करने वाले हथियारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हालांकि शी फैंग अपने दूर से किए जाने वाले हमलों पर बहुत अधिक निर्भर था। आखिरकार कई बार ऐसा होता था जब राक्षसों का सामना आमने सामने की लड़ाई से करना मुश्किल हो जाता था। अगर वह दूर से किए जाने वाले हमलों का इस्तेमाल कर पाता तो उसके लिए काफी आसानी हो जाती। इसके अलावा ईश्वर के क्षेत्र में कई साझा कौशल थे। उनमें से कई फेंकने वाले कौशल भी थे। अगर शी फैंग उनमें से कुछ सीख लेता तो वह अन्य दूर से हमला करने वाले कौशलों से बहुत पीछे नहीं रहता। अब जबकि उसके पास छद्म असाधारण वस्तु धधकती उल्कापिंड थी, दूर से किए जाने वाले हमले अब शी फैंग की कमजोरियों में से एक नहीं रह गए थे। इसके अलावा फेंकने वाले हथियार उपभोग्य वस्तुएं नहीं थे।
इसके निर्माण में शामिल जादुई तत्वों के कारण धधकते उल्कापिंड का उपयोग असीमित था। जब भी कोई फेंकने वाला हथियार दुश्मन को लगता, वह तुरंत गायब हो जाता और खिलाड़ी के हाथों में फिर से प्रकट हो जाता। यह एक अत्यंत सुविधाजनक विशेषता थी। दुर्भाग्यवश शी फैंग की वर्तमान क्षमताओं के कारण वह ब्लेजिंग मेटियोर का उपयोग नहीं कर सकता था। केवल अपने वर्तमान उपकरणों को बदलकर और उन्नत करके ही वह ब्लेजिंग मेटियोर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। ब्लेजिंग मेटियोर की प्रस्तावना पढ़ने के बाद शी फैंग अचानक चौंक गया। सेलियोरा मूल रूप से एक मास्टर जालसाज थी, तो फिर प्रस्तावना में उसे ग्रैंडमास्टर जालसाज के रूप में क्यों वर्णित किया गया? मास्टर सेलियोरा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही ग्रैंड मास्टर जालसाज बन चुके हों? शी फैंग ने संदेह भरी निगाहों से सेलियोरा को देखा। सिस्टम का परिचय फर्जी नहीं हो सकता था। अगर सिस्टम ने इसे दिखाया है तो ये सच ही होगा। हालांकि यह अकल्पनीय था। 30 साल से भी कम उम्र के सेलियोरा का ग्रैंड मास्टर जालसाज बन जाना। पूरे स्टार मून किंगडम में एक भी ग्रैंड मास्टर फोजर नहीं था। ग्रैंड मास्टर फोजर ईश्वर के क्षेत्र में फोजिन के शिखर पर विराजमान थे और यहां तक कि टियर 5 के सर्वोच्च शक्तिशाली लोगों को भी ग्रैंड मास्टर फोजर के सामने झुकना पड़ता था। उनका दर्जा किसी देश के शासक से कम नहीं था। आमतौर पर किसी ग्रैंड मास्टर फोजर से मिलना केवल भाग्यवश ही संभव था, वह भी किसी साम्राज्य की राजधानी या ब्लैकविंड सिटी जैसी जगहों पर। वहीं उनके सामने मौजूद सेलियोरा भी ऐसी ही एक हस्ती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी नज़र इतनी तेज होगी। मैं सचमुच एक ग्रैंड मास्टर फौजर बन गई हूँ, लेकिन ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। अगर आपने मुझे फौजिन की किताब न दी होती जिससे मैं उन रहस्यों को सुलझा पाई जो मुझे पिछले कई सालों से परेशान कर रहे थे, तो मेरे लिए ग्रैंड मास्टर बनना नामुमकिन होता। धन्यवाद के तौर पर ये रहा मेरा कम्युनिकेशन क्रिस्टल। भविष्य में आप इस चीज के जरिए मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सेलियोरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिस्टम गुप्त मिशन सेलियोरा की खोज पूरा हुआ। सेलियोरा को ग्रैंड मास्टर फोजर बनने में सहायता करने से उपलब्धि में और भी निखार आया। खिलाड़ी को असाधारण वस्तु ब्लेजिंग मेटियोर से पुरस्कृत किया गया। सेलियोरा का कम्युनिकेशन क्रिस्टल भी प्राप्त हुआ। सेलियोरा की लोकप्रियता 200 अंक बढ़ गई। स्टार मून किंगडम में प्रतिष्ठा जोड़ 50 अंक बढ़ी। व्हाइट रिवर सिटी में प्रतिष्ठा जोड़ 300 अंक बढ़ी। ग्रैंड मास्टर का मित्र की उपाधि प्राप्त हुई। फौजिंग दक्षता 500 अंक बढ़ी। 200,000 EXP प्राप्त हुए। पल भर में शी फैंग 14वें स्तर पर पहुंच गया। इन पुरस्कारों की श्रृंखला देखकर शी फैंग काफी देर तक स्तब्ध रह गया। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि सेलियोरा के संचार क्रिस्टल की मदद से वह अक्सर सेलियोरा से कुछ मामलों को संभालने का अनुरोध कर सकता था। व्हाइट रिवर सिटी में मात्र 300 प्रतिष्ठा अंक व्हाइट रिवर सिटी में संपत्ति खरीदना बहुत आसान बना देंगे। बैरन बनने पर वह व्हाइट रिवर सिटी में निजी भूमि खरीदकर गिल्ड निवास स्थापित कर सकता था। हालांकि एक बैरन केवल व्हाइट रिवर सिटी की सबसे बाहरी भूमि ही खरीद सकता था। सेलियोरा की बात करें तो वह हाल ही में ग्रैंड मास्टर फोजर बनी थी, इसलिए उसने यात्रा पर जाने का इरादा किया। वह अपनी इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए अपना पहला एपिक रैंक का आइटम बनाना चाहती थी, इसलिए उसे सामग्री की खोज और अन्वेषण करने की आवश्यकता थी। इसके कुछ ही देर बाद शी फैंग लोहारखाने से चला गया। ये देखते हुए कि समय लगभग अनुकूल था, शी फैंग ने आधिकारिक मंच पर व्हाइट रिवर सिटी गाइडबुक पोस्ट की और उसे 3 घंटे में प्रकाशित होने के लिए सेट कर दिया। फिर उसने ब्लैकविंड सिटी के पास का उपयोग करके वहां टेलीपोर्ट किया। शी फैंग के जाने के कुछ ही समय बाद खिलाड़ियों का एक और समूह व्हाइट रिवर सिटी में पहुंचा। तुरंत ही व्हाइट रिवर सिटी रीजन सिस्टम अनाउंसमेंट्स की आवाज गूंज उठी। समझ में आती है, हालांकि 4 लेवल का अंतर इन गिल्डों को और भड़का देगा। वे इस लेवलिंग के रहस्य को हासिल करने के लिए बेईमानी भरे तरीके अपनाएंगे। अभी अगर ब्लैकी और लोनली स्नो का नाम रैंकिंग लिस्ट में आ जाए तो व्हाइट रिवर सिटी क्षेत्र के हर खिलाड़ी की दुश्मनी उन पर टूट पड़ेगी। ये फैन का नाम यहाँ क्यों नहीं है, और ये नाम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? जेंटल स्नो ने रैंकिंग लिस्ट खोली और पाया कि शीर्ष 6 खिलाड़ी सभी लेवल 10 के थे। हालांकि पहला स्थान शी फैंग का नहीं बल्कि फायर डांस नाम के खिलाड़ी का था। इतना ही नहीं, शी फैंग का नाम शीर्ष 6 लेवल 10 खिलाड़ियों में कहीं भी नहीं था। इस स्थिति ने जेंटल स्नो को बहुत उलझन में डाल दिया। स्नो, क्या कोला, ड्राउजी स्लॉथ और ग्लूटोनस माउस ये फैंग के टीममेट नहीं है? उन्होंने तो डार्क मून ग्रेवयार्ड में हमारे साथ अपने नाम भी लिखवा दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लेवलिंग स्पीड इतनी तेज होगी। झाओ युएरू ने रैंकिंग लिस्ट में लिखे नामों को तुरंत पहचान लिया। ये दृश्य देखकर वह चौंक गई।
आखिर उसे इन खिलाड़ियों के बारे में अच्छी तरह पता था। वे निश्चित रूप से गॉड्स डोमेन के नौसिखिए थे और एक्सपर्ट बनने के तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। उनकी पहली मुलाकात डेथली फॉरेस्ट में हुई थी और उस समय वे दोनों नौसिखिए थे जिन्हें शीफेंग ने संयोगवश अपने साथ शामिल कर लिया था। दूसरी बार जब वे मिले तब भले ही उनका स्तर शीफेंग के बराबर नहीं था, लेकिन उनके बीच का अंतर कुछ कम हो गया था। लेकिन अब वे शीफेंग से आगे निकल चुके थे। यह अविश्वसनीय था। झाओ युएरू की याद दिलाने के बाद जेंटल स्नो को अचानक कुछ समझ आया। नतीजतन आमतौर पर शांत और आत्मविश्वासी रहने वाली जेंटल स्नो के चेहरे पर इस समय आश्चर्य और हैरानी के भाव दिखाई दिए। ये फैंग, तुम आखिर हो कौन? जेंटल स्नो मन ही मन सोचने लगी। नौसिखियों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उन्हें पूरे व्हाइट रिवर सिटी का केंद्र बिंदु बनाने में शीफेंग ने ये कैसे किया? इसके अलावा शीफेंग, उसका दोस्त ब्लैकी और लोनली स्नो ने रैंकिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं दिखाया था। जेंटल स्नो को ये बात समझ नहीं आई। आखिर शीफेंग के नेतृत्व में सभी नौसिखिए लेवल 10 तक पहुंच चुके थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त ब्लैकी और लोनली स्नो लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाए। एकमात्र संभावना यही थी कि उन्होंने अपना लेवल छिपाया हो। लेकिन वे अपना लेवल क्यों छिपाना चाहेंगे? क्या यह उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अच्छा मौका नहीं था? वे उन्हें क्यों छिपाएंगे? इससे उन्हें क्या फायदा होगा? अचानक जेंटल स्नो के मन में एक संभावना आई, या यूं कहें कि एकमात्र संभावना। जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा, कोमल बर्फ अनजाने में कांप उठी। टेल नोट्स। 3 दिन बीत जाने के बाद कोई दूसरों को आंकने के लिए अपनी पुरानी दूरदर्शिता का उपयोग नहीं कर सकता। शी बी सनरी दंग गुआमुस्यांग दाइक। यह एक चीनी मुहावरा है जो बताता है कि दूसरों को पुराने नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक मुलाकात न होने के बाद दूसरों में पहले से ही कुछ सुधार आ चुके होंगे।